दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि तीन हंटर सेबल्स की जान लेने के लिए उसके पीछे पड़ चुके थे। सेबल उन हंटर से जीत नहीं पा रहा था क्योंकि सेबल को यहाँ इस फाइट के दौरान बाइलिंग की हिफाजत भी करनी पड़ रही थी। जिस मौके का फायदा उठाकर वो हंटर्स यहाँ पर सेबल को जान से मार देना चाहते थे, लेकिन वक्त रहते ही वहाँ पर किन्नी और हाफी की एंट्री हो जाती है, जो कि आने के बाद काफी जरा गुस्से में थे क्योंकि किसी को भी इजाजत नहीं कि वो इनके भाई सेबल को परेशान करे। इसलिए हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर वहाँ पर मौजूद दो हंटर्स को जान से मार देते हैं, जबकि एक हंटर खुद की जान बचाकर वहाँ से फौरन भाग गया था। इसके बाद सेबल किन्नी और हाफी से अपनी वाइफ का इंट्रोडक्शन करवाता है, साथ ही साथ वो बताता है कि मैं जल्द ही बाप बनने वाला हूँ। ये सुनकर किन्नी और हाफी दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, पर किन्नी को अभी भी ये बात परेशान कर रही थी कि वो तीनों हंटर आखिर सेबल को जान से क्यों मारना चाहते थे। इसलिए वो सेबल से सवाल करता है कि आखिर तुम्हारी उनसे क्या दुश्मनी है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहां सेबल किन्नी को बताना शुरू कर देता है कि हमारी ये कहानी उसी दिन से शुरू हुई जहां मैं इन 3 रेल्म्स पर अपनी कल्टीवेशन करने के लिए आया हुआ था। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, मैं अकेले में खुद की कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था और इसी दौरान वहाँ पर बाइलिंग अपनी बहन के साथ कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए पहुँच गई थी। मुझे वहाँ पर इन लोगों के आने की खबर न हुई थी, जिसकी वजह से गलती से मैंने अपना स्पेयर इन्हीं की तरफ चला दिया था। ये देखने के बाद कि वहाँ पर तो ये दोनों मौजूद हैं, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं इन दोनों को बचा सकूं और इसी दौरान मैं गिरकर खुद ही बेहोश हो गया। मुझे बुरी तरीके से चोट लग गई थी, जिसकी वजह से बाइलिंग और उसकी बहन मुझे अपने साथ उठाकर अपने घर ले गई थी, जहाँ इन लोगों ने सेबल का काफी अच्छे से ध्यान रखा। सेबल भी इन लोगों से मिलने के बाद काफी ज्यादा खुश था और यूं ही धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, जहाँ बाइलिंग धीरे धीरे करके सेबल की काफी ज्यादा करीब आ चुकी थी। ये दोनों ही जाने अनजाने में एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे, जिसकी वजह से सेबल बाइलिंग से शादी कर लेता है। अब इन लोगों की जिंदगी काफी ज्यादा हसीन चल रही थी। सेबल खुद भी लगातार प्रैक्टिस करते हुए पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। तभी एक दिन वहाँ पर ब्रदर जोंग आ जाता है, जिसे सेबल देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसे यकीन नहीं आता कि आखिर ब्रदर जोंग यहाँ पर क्या कर रहा है। दोस्तों, ब्रदर जोंग के फेदर्स देखकर आप लोगों को भी अंदाजा हो गया होगा कि वो भी बर्ड क्लैन को बिलोंग करता है। इसलिए जब सेबल उसे सवाल करता है कि ब्रदर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस पर ब्रदर जोंग बताता है कि मुझे डेविल एम्परर ने खुद के साथ अपॉइंट कर लिया था और कुछ ऐसे जरूरी काम थे जो वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए करूँ। साथ ही ब्रदर जोंग कहता है कि वैसे हम लोगों के ह्यूमन वर्ल्ड पर मिले हुए काफी साल गुजर गए, मुझे यकीन नहीं था कि हम लोग यूं दोबारा से मिलेंगे। वैसे किन्यू कहाँ पर है, क्या वो ठीक है? सेबल ये सुनकर थोड़ा सा उदास होते हुए कहता है कि मुझे खुद भी मालूम नहीं कि आखिर मेरा भाई किस हाल में होगा। मैं अभी तक इतना पावरफुल नहीं हुआ कि मैं स्टार्स के बीच खुद को टेलीपोर्ट कर सकूं, जबकि मैं खुद बहुत कोशिश कर रहा हूँ। सेबल जब यहाँ पर ये सब कुछ बता रहा था, तभी अचानक वो देखता है कि ब्रदर जोंग कुछ परेशान से लग रहे थे। इसलिए वो उनसे सवाल करता है कि ब्रदर जोंग अगर कोई बात है तो आप बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर ब्रदर जोंग कहता है कि असल में मुझे यहाँ पर एक मिशन के लिए भेजा गया था और तुम तो जानते हो कि मैं डेविल एम्परर के लिए काम करता हूँ, जबकि वो इस बर्ड क्लैन के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर है। साथ ही साथ वो यहाँ पर सेबल को ऑफर करते हुए कहता है कि तुम हमारे डेविल एम्परर के लिए अगर काम करना शुरू कर दो तो तुम्हें किन्नी और हाफी की लोकेशन भी मिल जाएगी, तुम उनके बारे में जान पाओगे। लेकिन असल में ब्रदर जोंग अब ये भी जानता था कि सेबल ने यहाँ पर शादी कर ली है और बेशक ही वो अपनी वाइफ को छोड़कर नहीं जा सकता। वो बस चाहता था कि सेबल ही उसके साथ जाए ताकि वो डेविल एम्परर के लिए काम करे। लेकिन सेबल यहाँ पर कहता है कि मैं अपनी वाइफ को मनाने की कोशिश करूंगा और मैं अपने वाइफ के साथ ही आऊंगा, वरना नहीं आ सकता। ये कहने के बाद वो ब्रदर जोंग से अलविदा कर लेता है और इसके बाद पूरे 3 महीने गुजर गए थे। सेबल अपनी वाइफ के साथ एक शाम को एंजॉय कर रहा था, तभी अचानक सेबल को यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो लोग जब बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें देखने को मिलता है कि बाइलिंग का गाँव पूरी तरीके से जल रहा है। उसी रात बाइलिंग का पूरा खानदान मारा जा चुका था, जबकि साथ ही साथ यहाँ पर बाइलिंग और सेबल को भी मारने की कोशिश की जा रही थी। इसलिए सेबल अपना नाम लूजिंग बदलकर बाइलिंग के साथ यहाँ वहाँ भटक रहा था। सेबल यहाँ पर गुस्सा करते हुए कहता है कि सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, मैं और बाइलिंग एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जैसे ही ब्रदर जोंग वहाँ पर आए तभी ये सब कुछ हुआ। मुझे पूरा यकीन है कि ये ब्रदर जोंग ने किया है। किन्यू यहाँ पर सेबल की ये बात सुनकर कहता है कि वैसे इसे ब्रदर जोंग से क्या फायदा होगा, आखिर वो ऐसा क्यों करेगा? जिस पर सेबल कहता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर उसने मेरे साथ ये गद्दारी क्यों की, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो डेविल एम्परर के लिए काम करता है और जरूर उसी का ये ऑर्डर होगा। किन्यू सेबल की ये बातें सुनने के बावजूद भी पूरी तरीके से श्योर नहीं हो पाया था, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि ब्रदर जोंग हमारे साथ काफी अच्छे थे। नीलैंड रेल में उसने हमारी काफी मदद भी की थी, आखिर वो इस तरह से हम लोगों के साथ गद्दारी क्यों करेगा? ये सुनकर अब बाइलिंग अपनी जगह पर खड़ी होकर कहती है कि मुझे लगता है ये सब कुछ सेबल को मारने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि सेबल एक सुपर ग्रेड का म्यूटेटेड सीक्रेट बीस्ट है। डेविल एम्परर को इसी बात का डर लग रहा होगा कि सेबल यूं ही कल्टीवेशन करके कभी न कभी उसकी पोजीशन छीन लेगा। ये सुनकर हाफी को यकीन नहीं आता, क्योंकि सेबल उसे इतना जरा पावरफुल तो नहीं लग रहा था, लेकिन बाइलिंग बताती है कि असल में सेबल बहुत ही पावरफुल है। आज से कुछ साल पहले अकेले ही सेबल ने 8 डेविल किंग्स को जान से मार दिया था। किन्यू बाइलिंग की ये सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि ये बात तो सही है कि सेबल बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और वैसे भी अभी हमारे पास कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, हम इसका बाद में कुछ सोच लेंगे। जिस पर सेबल कहता है कि नहीं, मुझे अब और कुछ नहीं सुनना, मैं उस गद्दार को जान से मार देना चाहता हूँ ताकि मैं बाइलिंग की फैमिली का बदला ले सकूं। ये सुनकर हाफी खुद को रेडी करते हुए कहता है ठीक है, तो चलो उसको जान से मार कर आते हैं, जो भी मेरे भाई को परेशान करेगा उसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं। साथ ही साथ वो यहाँ पर सेबल से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि ब्रदर जोंग की लोकेशन क्या है? दूसरी तरफ किन्यू लगातार सोच
सोच रहा था और वो अपने फादर की बात याद करता है, जहाँ वो किन्यू को बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद ब्रदर जोंग यहाँ पर आए थे और वो तुम्हारे ही बारे में बातें कर रहे थे। वो जानती है कि तुम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टैलेंटेड इंसान हो, वो कभी भी तुमसे दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहेगा, बल्कि वो तुम्हारी दोस्ती को अपने लिए बेहतर समझता है। इसलिए उसने कहा था कि वो 3 रेल में किन्यू का इंतजार करेगा। ये सारी बातें सोचने के बाद किन्यू इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को इस तरह की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि ब्रदर जोंग एक गोल्डन विंग वॉरियर है जो कि इस वक्त बर्ड क्लैन की इंपीरियल सिटी में रह रहा है, लेकिन हम वहाँ पर जाने का खतरा नहीं ले सकते। वहाँ पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा हाई है। उसके अलावा अगर वहाँ पर हम लोगों का सामना डेविल एम्परर से हो गया तब हम क्या करेंगे, क्योंकि डेविल एम्परर ड्रैगन एम्परर जितना खतरनाक है। ये सुनकर सिबिल गुस्सा होते हुए कहता है फिर तुम क्या चाहते हो कि मैं यूं ही हमेशा छुपा रहूं और मैं उसे माफ कर दूं। साथ ही साथ सिबिल को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन किन्यू उसे शांत कराते हुए कहता है कि नहीं, अभी तक हम लोग इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हुए कि हम उनका मुकाबला कर सके। इसके अलावा तुम्हें बाइलिंग और अपने बच्चे के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर तुम इसी तरह से गलत फैसले करते रहे तो ये उनके लिए नुकसानदेह होगा। सिबिल को यहाँ पर किन्यू की सारी बातें अच्छे से समझ आ गई थी, इसलिए वो शांत होते हुए कहते हैं कि किन्यू तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन अब हमारे पास वैसे भी कोई रास्ता नहीं बचा। बर्ड क्लैन की टेरिटरी में चारों तरफ मुझे ढूंढा जा रहा है। अगर किसी ने भी मुझे देख लिया तो हम लोगों का शिकार होना दोबारा शुरू हो जाएगा। जिस पर किन्यू सिबिल से कहता है कि तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा महफूज जगह है। ये कहते हुए किन्यू उन सब लोगों को अपने साथ टेलीपोर्ट करके स्पिरिचुअल स्पेस ले गया था, जहाँ पर वो सिबिल से कहता है कि क्या तुम्हें हमारा क्लाउड मिस्टी सेक्ट विला याद है। ये वही जगह है जहाँ पर सिबिल और किन्यू की पहली दफा मुलाकात हुई थी और इन दोनों ने अपना बचपन यहीं पर गुजारा था। किन्यू यहाँ पर सिबिल और बाइलिंग को अपने जियांगलिन रेलम आर्टिफैक्ट के बारे में बताता है। वो बताता है कि इस आर्टिफैक्ट के 3 फ्लोर्स हैं। मेरी अभी की ताकत के हिसाब से मैं इस जियांगलिन रेलम के फर्स्ट फ्लोर को ही एक्टिवेट कर पाया, जहाँ पर मैंने अपने मिस्टी क्लाउड सेक्ट विला को भी टेलीपोर्ट करके ले आया हूँ। ये जगह बहुत ही ज्यादा कमाल की है, क्योंकि यहाँ वक्त तेजी के साथ चलता है। अगर हम लोग यहाँ पर 10 साल तक कल्टीवेशन करेंगे तो बाहर का बस 1 ही साल गुजरा होगा। और साथ ही साथ ये जगह बहुत ही ज्यादा महफूज भी है, कोई यहाँ पर हमें ढूंढ नहीं पाएगा। यानी कि ये बेहतर है कि हम लोग यहीं पर कल्टीवेशन करके खुद को स्ट्रॉन्ग कर सके। जब हम लोग ब्रेक थ्रू करके डेविल एम्परर जितने पावरफुल हो जाएंगे तो हम जाकर उसका शिकार करेंगे। ये एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्लान है। सिबिल भी किन्यू की ये बातें सुनकर कहता है कि हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं ही बेवकूफ था जो कि तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाया। यहाँ किन्यू इन लोगों से कहता है कि चलो अब तुम लोग अपने लिए कोई ना कोई रूम सेलेक्ट कर लो, क्योंकि तुम लोगों को आराम भी करना होगा। जिस पर हम देखते हैं कि हाउफी सबसे पहले कहता है कि सबसे बेस्ट रूम तो मैं ही सेलेक्ट करूंगा, और ये कहते हुए वो आगे की तरफ भाग गया था। जिस पर सिबिल भी उसे फॉलो करते हुए कहता है कि गधे, तू अकेला रहता है जबकि मेरे साथ मेरी बीवी भी है, इसलिए अच्छा रूम मुझे मिलना चाहिए। उन लोगों के यहाँ से जाने के बाद किन्यू अपने असिस्टेंट को बाहर बुलाता है, जहाँ वो उसे ऑर्डर देता है कि तुम्हें इंपीरियल सिटी जाना होगा ताकि तुम मुझे ब्रदर जोंग की इन्फॉर्मेशन लाकर दे सको। ये सुनकर उसकी असिस्टेंट बिल्कुल ऐसा ही करती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किन्यू अपने रूम में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था और वो नोट करता है कि मैं अपने ब्लैक होल रेल्म के पीक पर पहुंच चुका हूँ। किन्यू इस वक्त अपने 8 लेवल यानी कि ब्लैक होल रेल्म पर मौजूद है। उसका 9th लेवल पता नहीं क्या होगा, वो इसी बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ सिबिल और हाफी भी अपनी पावर्स को चेक करने के लिए एक दूसरे के साथ फाइट प्रैक्टिस कर रहे थे, और इसके दौरान ये दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल थे, एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। यहाँ पर यूं ही वक्त गुजरता रहा। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि बाइलिंग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। सिबिल भी इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। वो अपनी बाइक किन्यू से कहता है कि बाइलिंग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है, वो कुछ खा भी नहीं रही, पता नहीं उसे क्या हो रहा है। सिबिल को वहाँ पर यूं परेशानी में देखकर किन्यू की असिस्टेंट भी आ जाती है, जो कि उसे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। असल में ये तो होना ही था, क्योंकि बाइलिंग एक ऐसे क्लैन से बिलोंग करती है जहाँ पर वो लोग अपने बच्चों को सिर्फ होली स्टार पर ही जन्म देते हैं। कहीं और पर अगर वो अपने बच्चों को जन्म दे तो ये उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा, और इसी वजह से वो इस तकलीफ से गुजर रही है। लेकिन तुम घबराओ नहीं, हमारी होते हुए उसे कुछ नहीं होगा। हाफी भी यहाँ पर सिबिल को शांत होने के लिए कहता है, लेकिन असल में एक फादर और हस्बैंड कैसे शांत रह सकता है, वो भी तब जब उसके होने वाला बच्चा और उसकी वाइफ इतनी मुश्किल से गुजर रही हो। यहाँ पर किन्यू के असिस्टेंट किन्यू को बताती है कि अगर तुम चाहो तो अपनी लाइफ क्रिएशन पिल से उसको लाइफ फोर्स दे सकते हो। ये पिल्स बहुत ही ज्यादा महंगी है, लेकिन किन्यू बिना सोचे समझे फौरन अपने पास से 5 लाइफ पिल्स निकालकर सिबिल को दे देता है। साथ ही वो सिबिल से कहता है कि हमारी भाभी को कुछ नहीं होना चाहिए, तुम जाकर उसे ये खिला दो, अगर ये कम पड़ जाए तो मेरे पास दोबारा आ जाना, मैं और पिल्स लाकर तुम्हें दे दूंगा। सिबिल के यहाँ से जाने के बाद किन्यू अपनी असिस्टेंट शाओयान से पूछता है कि बताओ तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा, तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन मिली। शाओयान बताती है कि मैं इंपीरियल सिटी गई थी ताकि मैं ब्रदर जोंग की इन्फॉर्मेशन निकाल सकूं। ब्रदर जोंग की मुझे लोकेशन तो मिल गई थी, लेकिन असल में वो एक बहुत बड़ी हस्ती है, मैं उस तक पहुंच नहीं पाई। और इसके अलावा मुझे एक बहुत बड़ी बात जानने को मिली है कि बाइलिंग की पूरी फैमिली मरी नहीं। ये सुनकर किन्यू हैरान होते हुए कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि बाइलिंग की फैमिली में अब भी कोई जिंदा है। जिस पर शाओयान बताती है कि हाँ, बाइलिंग की बहन अब भी जिंदा है, उसे बंदी बना लिया गया था। यहाँ शाओयान जब ये सब कह रही थी तभी अचानक वहाँ पर सिबिल भी अपने रूम से बाहर आ गया था, जहाँ उसने शाओयान की बातें सुन ली थी। वो हैरान होते हुए कहता है कि बाइजियान जिंदा है, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किन्यू हाफी और सिबिल को अपने साथ जियांगलिन रेल्म ले गया था ताकि वहाँ पर वो दोनों महफूज रह सके। साथ ही साथ किन्यू ने अपने असिस्टेंट को इंपीरियल सिटी भी भेजा था ताकि वो ब्रदर जोंग की इन्फॉर्मेशन निकाल सके। बदकिस्मती से शाओयान ब्रदर जोंग के साथ तो नहीं मिल
वहाँ पर एक बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन यहाँ पर शाओयान को मालूम हो चुका था कि बाइलिंग की बहन अभी भी जिंदा है। ये बात जब शाओयान किन्यू को बता रही थी तभी सेबल ने भी ये सुन लिया था, जो सुनकर वो तो बहुत ही ज्यादा शौक रह जाता है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी क्लाउड मिस्टी सेट विला से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब सेबल के साथ साथ बाइलिंग भी बाहर आ चुकी थी और वो अपनी बहन का सुनकर काफी ज्यादा बेचैनी के साथ सवाल करते हुए पूछती है कि क्या सच में बाइजिंग जिंदा है। किन्यू उसका सवाल सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि मैंने शाओयान को कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भेजा था, जहाँ पर उसे मालूम हुआ कि बाइजिंग जिंदा है, उसे स्काई प्रिजन में कैद करके रखा गया है। बाइलिंग ये बात सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में सेबल से कहती है कि चलो मेरी बहन को हमें बचाना ही होगा। पर दूसरी तरफ किन्यू जानता था कि बाइलिंग की हालत कैसी है, इसलिए वो आगे आकर सेबल से कहता है कि तुम बाइलिंग का यहीं पर रुककर ध्यान रखो, मैं और हाउफी खुद जाकर बाइजिंग की इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। ये सुनकर हाउफी भी खुद को रेडी करते हुए कहता है कि हाँ तुम लोग ये रेस्क्यू मिशन हम दोनों पर छोड़ दो। ये सुनकर सेबल भी इन दोनों के साथ एग्री हो गया था, जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम ब्लैक क्रो की इंपीरियल सिटी में स्काई प्रिजन को देखते हैं, जहाँ किन्यू और हाउफी बाइजिंग को बचाने के लिए पहुंच चुके थे, लेकिन वहाँ पर गार्ड्स की तादाद बहुत ज्यादा थी। हाउफी को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, पर किन्यू हाउफी को रोककर कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा, और ये कहते हुए हाउफी ने वहाँ उन गार्ड्स पर एक हमला भी कर दिया था, जिससे किन्यू को मालूम होता है कि स्काई प्रिजन के आसपास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शील्ड क्रिएट की गई है और इस शील्ड को कोई भी आसानी के साथ तोड़ नहीं सकता। यानी कि अगर किन्यू और हाउफी ने यूं ही बिना कुछ सोचे समझे हमला करने की गलती की तो यहाँ पर उन दोनों के साथ साथ बाइजिंग की भी जान जा सकती है। ये बात जानने के बाद किन्यू और हाउफी अपने मिशन को रिट्रीट करते हुए दूर जंगल में आ गए थे, जहाँ हाउफी को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से के साथ कहता है कि मैंने भाभी से वादा किया था कि मैं उनकी बहन को बचा कर लाऊंगा, अब हम क्या करें? किन्यू क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? जिस पर किन्यू कहता है कि हमें कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरीके से सोचना होगा। साथ ही साथ वो कहता है कि वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम्हें क्या लगता है कि ब्रदर जोंग ने ये सब कुछ किया होगा? जिस पर हाउफी कहता है कि हाँ सेबल ने खुद ही तो कहा था कि ब्रदर जोंग ने ही ये सब किया है। और साथ ही साथ वो किन्यू से कहता है कि अब जब तुमने याद दिलवा दिया है तो वो भी यहीं पर इंपीरियल सिटी में ही मौजूद होगा, चलो हम कम से कम उसकी तो पिटाई करके आ जाए ताकि हमें भाभी के सामने खाली हाथ ना जाना पड़े। ये कहते हुए हाउफी फाइट के लिए खुद को तैयार कर चुका था, लेकिन किन्यू से रोकते हुए कहता है हाउफी क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हो सकता है कि कोई न कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी हो। जिस पर हाउफी रुककर सवाल करते हुए कहता है कि कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग? किन्यू इसके जवाब में कहता है कि जब हम लोग ह्यूमन वर्ल्ड में मौजूद थे तब हमारे साथ ब्रदर जोंग काफी ज्यादा अच्छा था, वो तो सेबल की काफी रिस्पेक्ट भी करता था, भला वो सेबल को क्यों मारना चाहेगा? मैंने अब तक ब्रदर जोंग को जितना भी समझा है उसके हिसाब से वो कोई बुरा इंसान नहीं। चलो मान भी लेते हैं कि ब्रदर जोंग सेबल को मारना चाहता है, फिर सवाल यही पैदा होता है कि आखिर उसने बाइजिंग को जिंदा क्यों छोड़ा? वो अभी तक जिंदा क्यों है? इसके अलावा भी कहूँ तो ब्रदर जोंग अच्छे से जानता था कि अंकल लैंग कितने ज्यादा पावरफुल इंसान है, और अगर उन्होंने सेबल को मारने की कोशिश की तो अंकल लैंग उन्हें खत्म कर देंगे। हाउफी भी यहाँ पर किन्यू की बातें सुनने के बाद थोड़ी सोच में पड़ गया था। वो कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और अगर उसने ये सब करने की गलती की हो तो वो नहीं जानता कि मैं उसकी जान ले लूंगा। किन्यू यहाँ पर हाउफी से कहता है कि मुझे ब्रदर जोंग पर पूरा यकीन है, क्यों ना हम पहले उनसे बात करके देख ले। और ये कहते हुए किन्यू ने ब्रदर जोंग के लिए पैगाम भिजवा दिया था ताकि वो यहाँ पर आकर इनसे मिले। दूसरी तरफ जियांगलिन रेल में हम देखते हैं कि बाइलिंग अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, जिसकी वजह से सेबल तो काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आखिरकार ब्रदर जोंग यहाँ किन्यू से मिलने के लिए आ चुके थे, जहाँ पर किन्यू ने बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रीट करता है। दूसरी तरफ ब्रदर जोंग भी यहाँ पर किन्यू और हाउफी को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि तुम दोनों तो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। यहाँ पर इन लोगों के दरमियान यही फ्रेंडली बातें चल रही थी, तभी अचानक किन्यू सवाल करते हुए कहता है कि वैसे ये बताओ कि आखिर डेविल एम्परर सेबल को क्यों मारना चाहता है? जिस पर ब्रदर जोंग कहता है कि ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ, लेकिन मैं ऐसा खुद से नहीं चाहता था, मुझे समझाने का मौका दो। किन्यू ब्रदर जोंग पर काफी ज्यादा यकीन करता था, इसलिए हम देखते हैं कि किन्यू अपने जियांगलिन रेल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए सेबल से कहता है कि बाहर आ जाओ, ब्रदर जोंग तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जो सुनकर हम देखते हैं कि सेबल उस आर्टिफैक्ट से बाहर आ गया था, लेकिन वो अपने सामने ब्रदर जोंग को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम गद्दार आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते ही सेबल ने आगे बढ़ते हुए ब्रदर जोंग पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसके बदले में ब्रदर जोंग सिर्फ उसे डॉज करते हुए खुद को बचा रहा था। यहाँ पर हाउफी सेबल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ सेबल तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो लगातार अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए ब्रदर जोंग पर हमले करते ही जा रहा था, जिस पर किन्यू आखिरकार कहता है कि रुक जाओ सेबल, हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ सेबल गुस्से में पागल होते हुए कहता है कि भाई आखिर मैं कैसे रुक जाऊँ? ये वही इंसान है जिसकी वजह से बाइलिंग की पूरी फैमिली मारी गई। और ये कहते हुए सेबल ब्रदर जोंग पर एक पावरफुल अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी किन्यू बीच में आकर उन दोनों को साइड पर हटा देता है। वो सेबल से कहता है कि हमने ब्रदर जोंग को यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि हम लोग बाइजिंग को बचाने का कोई प्लान बना सके। साथ ही साथ मुझे लगता है कि तुम लोगों के बीच कोई गलतफहमी हो चुकी है, इसलिए ब्रदर जोंग को अपनी बात कहने का मौका दो। साथ ही साथ वो ब्रदर जोंग से कहता है कि तुम जो भी कहोगे सच कहोगे, अगर तुमने झूठ कहा तो भूल जाऊंगा मैं कि तुम हमारे दोस्त हो। इस पर ब्रदर जोंग एग्री हो चुके थे। दूसरी तरफ हाउफी सेबल को शांत कराते हुए कहता है कि पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो, हो सकता है कि ब्रदर जोंग का इसमें कोई हाथ ना हो। जिस पर सेबल भी शांत होते हुए ब्रदर जोंग से कहता है कि बताओ डेविल एम्परर आखिर मेरी जान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? ये सुनकर ब्रदर जोंग ने बताना शुरू कर दिया था कि सेबल तुमसे मुलाकात
थे। ब्रदर जोंग तो सेबल को बस इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। वो डेविल एम्परर से कहता है कि आप रॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हो और मुझे लगता है कि सेबल भी रॉक फैमिली का ही हिस्सा है क्योंकि उसके पास आपकी तरह कल्टीवेशन यूनिक बॉडी मेथड्स हैं। साथ ही साथ ब्रदर जोंग ने यहाँ पर ये भी पूछ लिया था कि आप क्या सेबल के ओरिजिन के बारे में जानते हैं कि उसके माँ बाप कौन है, आखिर वो कहाँ से आया। वो तो बस यही सोच रहे थे कि डेविल एम्परर भी रॉक फैमिली से बिलोंग करता है तो शायद उनके पास सेबल की ओरिजिन इन्फॉर्मेशन हो। लेकिन दूसरी तरफ डेविल एम्परर तो यहाँ पर मास्टर जोंग से कहता है कि सेबल से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, इसलिए उसके बारे में कोई सवाल मत करो। ये सुनकर हाउफी अचानक सवाल करते हुए कहता है कि वैसे ये डेविल एम्परर को सेबल के बारे में सुनकर अचानक ही क्या हो गया, जिस पर किन्यू कहता है कि उनके एटीट्यूड में ये चेंज मुझे लगता है कि वो सेबल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मास्टर जोंग भी कहते हैं कि हाँ किन्यू तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो सेबल के ओरिजिन के बारे में जानते हैं और वो बस नहीं चाहते कि इसके बारे में किसी और को कुछ मालूम हो, इसलिए उन्होंने मुझे भी कुछ नहीं बताया। अब यहाँ पर जब इन लोगों की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी थी इसके बाद किन्यू कहता है कि ब्रदर जोंग मुझे आपसे एक और बात भी करनी है, जिस पर ब्रदर जोंग पहले ही समझ चुका था। वो कहते हैं कि तुम जरूर बाइजिंग के बारे में बात करना चाहते हो। बाइजिंग की फिक्र मत करो, वो अभी तक जिंदा और ठीक है। डेविल एम्परर ने उसे कैद करके इसलिए रखा हुआ है ताकि वो सेबल के लिए चारा बिछा सके। जैसे वो उसका इस्तेमाल करके सेबल को पकड़ ले तब वो इन दोनों को जान से मार देगा। ये सुनकर किन्यू कहता है कि ब्रदर जोंग मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके आप बाइजिंग की हिफाजत करो ताकि हम तीनों अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दे सके। जियांगरेन लेन में हम लोगों की कल्टीवेशन तेजी के साथ आगे बढ़ पाएगी और जैसे कुछ सालों में हम लोग पावरफुल हो जाए तो हम लोग वापस आकर बाइजिंग और तुम्हें बचा लेंगे। ये सुनकर ब्रदर जोंग कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हमारी दोस्ती के लिए मैं कुछ भी करूंगा, फिर चाहे मुझे इसकी कोई भी सजा मिले। अभी के लिए किन्यू, हाउफी और सेबल तीनों मिलकर भी डेविल एम्परर की जितने पावरफुल नहीं थे, इसलिए वो तीनों वापस से जियांगरेन लैंड में आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर सेबल की एक बहुत ही क्यूट सी बेटी हो चुकी थी। सेबल खुश होते उसका नेम हेटोंग रख देता है। हेटोंग दिखने में तो काफी ज्यादा क्यूट थी, हाउफी को भी वो क्यूट लगती है, लेकिन हाउफी की साथ ही साथ आदत है कि वो हर किसी को परेशान करता है, इसलिए उसने हेटोंग को भी परेशान करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ किन्यू हेटोंग को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि हेटोंग बिल्कुल सेबल की तरह लग रही है। याद है सेबल जब तुम मुझे पहली दफा मिले थे तो तुम भी बिल्कुल हेटोंग की तरह दिखते थे और अब मुझे यकीन नहीं आता कि तुम्हारी शादी हो गई, इवन कि अब तुम्हारा भी एक बच्चा है, तुम्हारी जिम्मेदारियां पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। सेबल के लिए आज का दिन काफी ज्यादा खुशी भरा था, इसलिए वो किन्यू से मुस्कुराकर कहता है कि इस जिम्मेदारी के लिए मैं तैयार हूँ। अब इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेटोंग अब थोड़ी सी बड़ी हो चुकी थी, उसे उड़ना आ चुका था। अब इसके बाद उसकी बारी थी कि वो हाउफी को परेशान करे, जबकि दूसरी तरफ वो अपने किन्यू चाचू से काफी ज्यादा प्यार करती थी। हम देखते हैं कि किन्यू अपनी जगह पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। वो देखता है कि वो अभी भी अपने ब्लैक होल रैम से निकल नहीं पा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी सारी कल्टीवेशन और एनर्जी देने के बावजूद भी अपने ब्लैक होल रैम को मैं पास क्यों नहीं कर पा रहा। किन्यू को ये बात काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। इसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वुलान यहाँ पर हेटोंग के साथ खेल रहा था, तभी किन्यू भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि हेटोंग को देखकर कहता है कि यकीन नहीं आता ये इतनी जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है, जबकि साथ ही साथ वुलान से कहता है कि मुझे लगता है तुमने खुद का लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया है। वुलान भी मुस्कुराकर किन्यू को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जियांगरेन रेल्म के एसेंस की वजह से मैं खुद के लेवल को ब्रेक थ्रू करके आखिरकार लेवल 8 पर पहुंच चुका हूँ। किन्यू ने कांग्रेचुलेशन कहने के बाद पूछता है कि क्या आप किसी ऐसे कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में जानते हैं जिससे मैं अपनी बॉडी स्किल्स को बढ़ा सकूं। ये सुनकर वुलान जवाब देता है कि डार्क स्टार के लोग जो एक कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उसकी मदद से अपनी बॉडी स्किल्स को आप और ज्यादा मजबूत बना सकते हो। और साथ ही वो किन्यू को बताता है कि तुम्हारा एक पावरफुल बीस्ट भी डार्क स्टार से ही बिलोंग करता है तो उसके पास ये टेक्निक जरूर होगी। जो सुनकर किन्यू फौरन से उसी डायनो बीस्ट के पास आ चुका था। यहाँ पर वो डायनो बीस्ट किन्यू पर हमला करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बॉडी फोर्जिंग टेक्निक सीखनी है तो उसके लिए तुम्हें मेरे साथ 100 साल तक लड़ना होगा। ये हमारी ट्राइनोसोरस क्लैन की एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेशन टेक्निक है, ये मैं तुम्हें फ्री में नहीं दे सकता। और वैसे भी यहाँ जियांगरेन लैंड में कोई नहीं होता जिसके साथ हम लोग फाइट कर सके, ये जगह बहुत ज्यादा बोरिंग हो रही है। किन्यू ये सारी बातें सुनने के बाद बिना इनकार करते हुए कहता है कि ठीक है मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। और ये कहती है उसने आगे बढ़कर उस डायनो बीस्ट पर हमला करना शुरू कर दिया था। इसी तरह से लड़ते लड़ते अब पूरा आधा घंटा गुजर चुका था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डायनो बीस्ट जमीन पर पड़ा हुआ था। वो किन्यू से कहता है कि रुक जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, बस करो, मैं और ज्यादा पिटाई नहीं खा सकता। जिस पर किन्यू कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं अगले 100 साल तक तुमसे फाइट करूंगा। वो डायनो बीस्ट ये सुनकर डरते हुए कहता है कि तुम तो लगातार मुझे टॉर्चर कर रहे हो, मुझे 100 साल तक तुमसे फाइट नहीं करनी, आधा घंटा ही काफी था। और ये कहती है उस डायनो बीस्ट ने अपने पास से एक जेड पेडेंट निकालकर किन्यू को पकड़ा दिया था, जिसके साथ वो कहता है कि ये हमारे ट्राइनोसोरस क्लैन की बॉडी फोर्जिंग टेक्निक है, प्लीज इसे लेकर यहाँ से चले जाओ, मुझे बख्श दो। किन्यू उस पेडेंट को लेने के बाद उसका शुक्रिया अदाकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किन्यू ने उस बॉडी फोर्जिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने की वजह से असल में ये होता है कि आप चाहे जिस लेवल पर भी हो, आपके बोन बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और मजबूत बोन्स होने की वजह से आप लोग किसी भी होली वेपन के अटैक को आसानी के साथ झेल पाओगे। इस टेक्निक को वैसे तो सीखना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन किन्यू के मीटियोर स्टोन की वजह से वो बहुत ही आसानी के साथ इसे कल्टीवेट कर पा रहा था, जिसे अच्छी तरीके से मास्टर करने के बाद किन्यू के बोन्स अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि किन्यू ने एक बार फिर से अपनी कल्टीवेशन शुरू कर दी थी। वो लगातार पूरे 1000 साल तक
एक्टिवेशन करता है, जबकि दूसरी तरफ हम हाफी और सेबल को भी देखते हैं। वो लोग अपनी पावर्स को आजमाने के लिए एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, जहाँ फाइट के दौरान हमें जानने को मिलता है कि हाफी अब भी सेबल से ज्यादा पावरफुल है। सेबल को इस बात का काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये दोनों ही अपना लेवल चेक करने के लिए एक दूसरे पर पावरफुल अटैक आजमा रहे थे। तभी किन्यू बीच में आकर उन दोनों के अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। किन्यू को यहाँ इतने अरसे तक कल्टीवेशन से जागने के बाद देखकर हाफी और सेबल काफी ज्यादा खुश हो गए थे। इसलिए वो किन्यू से सवाल करते हैं कि किन्यू अब तुम्हारी कल्टीवेशन सोल रैंक कहाँ तक पहुंची। किन्यू ने बताता है कि लास्ट टाइम मेरी कल्टीवेशन अपनी जगह पर ही रुक चुकी थी, मैं उस जगह को क्रॉस नहीं कर पा रहा था और वो 6th लेयर कल्टीवेशन थी। अब मैंने अपनी 7th लेयर को भी एक्टिवेट कर लिया है। दोस्तों जैसे कि अभी किन्यू ब्लैक होल रैंक पर है, ये लेवल्स काफी ज्यादा बड़े हैं, इसलिए किन्यू आसानी के साथ इन्हें ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। किन्यू को बारी-बारी अपने इस लेवल के लेयर्स को एक्टिवेट करना होगा, जिसके बाद ही वो इस रैंक से ब्रेक थ्रू करके नेक्स्ट रैंक में पहुंच पाएगा। यहाँ पर किन्यू भी अपने भाइयों से बात कर ही रहा था, तभी अचानक वहाँ पर हे टोंग आ जाती है, जो कि अब पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। साथ ही साथ उसने ह्यूमन फॉर्म भी एक्टिवेट कर लिया था। वो किन्यू को देखकर खुश होते हुए कहती है कि किन्यू अंकल, आखिर 1000 साल तक कल्टीवेशन करने के बाद आप वापस आ ही गए। हाफी अंकल और पापा तो एक दूसरे के साथ हमेशा फाइट करने में लगे रहते हैं, मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं होता। जिस पर किन्यू से कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं वापस आ चुका हूँ ना, अब हम जी भरकर खेला करेंगे। हे टोंग भी ये सुनकर खुश होते हुए कहती है कि आप मेरे सबसे फेवरेट अंकल हो। दूसरी तरफ हाफी को ये बात काफी बुरी लगती है। वो हे टोंग से नाराज होते हुए कहता है कि तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। जब तुम्हारा हेवनली एग्जाम हो रहा था तब मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा था, और अब देखो तुम्हारा फेवरेट अंकल किन्यू है। जिस पर हे टोंग उसका मजाक दोबारा से बनाना शुरू कर देती है। ये देखकर हाफी को गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि शैतान लड़की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते हुए हाफी बाइटोंग के पीछे पड़ जाता है। अब यहाँ पर बाइलिंग भी सेबल के पास आ चुकी थी, जहाँ सेबल किन्यू से कहता है कि अब हम लोगों का लेवल काफी अप हो चुका है, क्या अब हम लोग बाइजिंग को बचाने के लिए जा सकते हैं। जिस पर किन्यू कहता है कि हमारा लेवल इतना तो नहीं कि हम लोग डेविल एम्परर से टकरा सके, लेकिन हाँ इस लेवल के साथ हम लोग अभी के लिए बाहर तो जा सकते हैं। अगर हम लोगों का सामना डेविल एम्परर से हो गया तब हम लोग जियांगमेन लैंड में वापस आ जाएंगे। सेबल को किन्यू का ये प्लान अच्छा लगता है, जिस पर किन्यू कहता है कि ठीक है, मुझे मास्टर जोंग को खबर पहुंचानी होगी कि हम लोग आ रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ इंपीरियल सिटी के स्काई प्रिजन पर आ जाता है, जहाँ बाइजिंग को कैद करके रखा हुआ था। बाइजिंग खाना नहीं खा रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद गार्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बाइजिंग से कहता है कि शुक्र करो मास्टर जोंग तुम्हें मारना नहीं चाहते, उनका हुक्म है, नहीं तो अब तक मैं तुम्हारी जान ले चुका होता। चलो कोई बात नहीं, उनका हुक्म है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता, पर तुम्हें थोड़ा हर्ट तो कर सकता हूँ। और ये कहते हुए वो अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए बाइजिंग को चोट पहुंचाने ही वाला था, लेकिन तभी मास्टर जोंग वहाँ पर आ जाते हैं, जिससे उस सोल्जर को पकड़कर दूर पटक दिया था। यहाँ पर वो सोल्जर डरते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो चुकी है। ब्रदर जोंग उसे इग्नोर करते हुए सीधे अंदर जाकर बाइजिंग को आजाद करवा देता है। साथ ही साथ वो बाइजिंग से कह रहा था कि चलो मुझे फॉलो करो। ये कहते हुए वो बाइजिंग को इस प्रिजन से बाहर लेकर जा रहा था, लेकिन वो गार्ड ऐसा होने नहीं दे रहा था। वो मास्टर जोंग से कहता है कि डेविल एम्परर ने कहा था कि ये लड़की यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, लेकिन ब्रदर जोंग को उस गार्ड की बात अच्छी नहीं लगती। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि डेविल एम्परर यहाँ पर मौजूद नहीं है और ये उन्हीं का हुक्म है, अगर अभी के अभी तुम मेरे सामने से नहीं हटे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जिस पर वो सोल्जर डरते हुए फौरन से उनके सामने से हट चुका था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर किन्यू, सेबल और हाफी पहले से इन दोनों का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मास्टर जोंग भी बाइजिंग को लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सेबल बाइजिंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ बाइजिंग बहुत ही ज्यादा उदास लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो होश में नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर बाइजिंग की आंखें भी चमकना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से इन लोगों की लोकेशन दूसरी तरफ डेविल एम्परर को मिल चुकी थी। हम देखते हैं कि अचानक ही उस जगह का मौसम खराब होना शुरू हो गया था, जहाँ पर डेविल एम्परर का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर वहाँ पर पहुँच जाता है। इस वॉरियर का नाम आउकू था, जो कि किन्यू से भी ज्यादा पावरफुल एक लेवल 8 का वॉरियर है। वो यहाँ आते साथ ही कहता है कि अच्छा तो तुम हो वो सेबल जिसे डेविल एम्परर ने मारने का हुक्म दिया था। किन्यू यहाँ पर उस वॉरियर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि किन्यू देख पा रहा था कि ये वॉरियर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा किन्यू बाइजिंग को बचाना चाहता था, इसलिए वो ब्रदर जोंग के साथ एक अच्छा प्लान बनाता है। इस प्लान के मुताबिक ब्रदर जोंग चुपके से बाइजिंग को लेकर किन्यू के पास आने वाले थे, और वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। लेकिन असल में ये डेविल एम्परर की एक चाल थी, जिसके बारे में ब्रदर जोंग या किन्यू को कुछ भी मालूम नहीं था। और यहाँ पर यूं ही बाइजिंग का इस्तेमाल करते हुए डेविल एम्परर के एक सुपरडेंट ने किन्यू की लोकेशन ढूंढ ली थी, जिसकी वजह से वो उन लोगों को मारने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ डेविल एम्परर का वो सुपरडेंट बाइजिंग को अपना बंदी बना लेता है। साथ ही साथ वो हंसते हुए इन लोगों से कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम लोग इतने बेवकूफ हो, तुम लोग खुद ही मेरी चाल में फंस गए। यहाँ सेबल को लग रहा था कि ब्रदर जोंग ने उन्हें धोखा दिया, जबकि ब्रदर जोंग समझाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। दूसरी तरफ किन्यू ब्रदर जोंग पर यकीन करता था, इसलिए वो उससे कहता है कि हाँ मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसकी दूसरी तरफ हम सेबल को देखते हैं, वो काफी ज्यादा गुस्से के साथ अपने स्पेयर को निकालते हुए आगे बढ़ते हुए सुपरडेंट पर हमला करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी
अचानक वहाँ पर एक लेडी सुपरडेंट भी आ जाती है। यहाँ पर मौजूद ये दोनों डेविल एम्परर के सुपरडेंट ही लेवल 8 के वॉरियर है, यानी कि ये चाहे तो ये किन्यू तक को हरा सकते हैं। हाउफी को भी इस बात का अंदाजा हो चुका था, इसलिए वो किन्यू से कहता है कि अब हम क्या करें, जिस पर किन्यू कहता है कि तुम दोनों मिलकर उस लड़की को संभालो, जबकि इस लड़के सुपरडेंट को मैं खुद देख लूंगा। ये सुनकर हाउफी और सेबल आगे की तरफ बढ़ते उस लड़की पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ किन्यू खुद आगे बढ़कर उस सुपरडेंट से फाइट कर रहा था। और यहाँ पर उस सुपरडेंट की पावर्स काफी ज्यादा थी, इसलिए वो अपने वेपन को लेकर किन्यू पर काफी पावरफुल अटैक करता है, जिसके बावजूद भी हम देखते हैं कि किन्यू अपने पैरों पर खड़ा था। ये देखकर वो सुपरडेंट भी हैरान होते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारे बोन्स इतने ज्यादा मजबूत है, पर कोई बात नहीं, मुझे खुशी होगी आज तुम्हें हराने में, क्योंकि तुम्हारा नाम मैंने बहुत सुना है। तुम वही लड़के हो जिसने एम्परर यू तक को परेशान करके रखा हुआ था। ये कहते हुए सुपरडेंट आगे बढ़कर दोबारा से किन्यू पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसके काउंटर अटैक में किन्यू ने भी उस पर अपनी स्काई पियर्सिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया था। ये किन्यू की एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, जिससे किन्यू को लग रहा था कि शायद उसने आउकू को हरा दिया, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आउकू अभी भी सही सलामत था, बल्कि अब उसने अपनी एक क्लोन बॉडी भी बना ली है, जहाँ वो किन्यू से कहता है कि ये मेरी सेकंड क्लोन बॉडी है, जो कि मेरी ओरिजिनल क्लोन बॉडी जितनी ही पावरफुल है। तुम मुझे अकेले को तो हरा सकते हो, लेकिन एक बार हम दोनों इकट्ठा हो जाए, फिर कोई भी पावरफुल से पावरफुल वॉरियर भी हम दोनों को हरा नहीं सकता। अब तक तो किन्यू को भी इस बात का एहसास हो चुका था, जबकि दूसरी तरफ हम सेबल और किन्यू को देखते हैं, जो कि अपनी पूरी जान लगाते उस लेडी सुपरडेंट से फाइट कर रहे थे। यहाँ इस फाइट के दौरान हाउफी अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में आ जाता है, लेकिन इस फॉर्म को वो लेडी सुपरडेंट काफी आसानी के साथ अपने नीडल का इस्तेमाल करते हुए ब्रेक कर देती है, जिसको देखकर तो हाउफी को भी यकीन नहीं आ रहा था। सेबल भी उस लेडी सुपरडेंट के सामने ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। किन्यू इस बात को समझ आता है, इसलिए वो हाउफी और सेबल से कहता है कि हमें वापस जाना होगा, इसलिए वो उन दोनों को इशारा करते हुए चुपके से जियांगलिन रेलम भेज देता है, जबकि ये देखकर वो लेडी सुपरडेंट काफी ज्यादा हैरान हो गई थी कि आखिर वो दोनों वॉरियर कहाँ चले गए। किन्यू यहाँ पर इन दोनों को देखकर कहता है कि ये सोचकर खुश मत होना कि तुम दोनों ने हमें हरा दिया, डेविल एम्परर भी जानता था कि तुम दोनों ये नहीं कर सकते, इसलिए वो खुद मुझसे फाइट करने के लिए यहाँ पर आ गया, लेकिन हमारी मुलाकात किसी और टाइम होगी। और ये कहते हुए उनको गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है, जबकि किन्यू की यहाँ पर ये सारी बातें सच थी, क्योंकि किन्यू के जाने के बाद हमें मालूम होता है कि डेविल एम्परर पहले से इन लोगों पर नजर रख रहा था, इसलिए वो भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों सुपरडेंट काफी ज्यादा डर गए थे। वो उनसे कहता है कि हमें माफ कर दीजिए, हमें मालूम नहीं था कि उन लोगों के पास भागने का भी कोई प्लान है। दूसरी तरफ ब्रदर जोंग भी यहाँ डेविल एम्परर के सामने आकर उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि किन्यू और उसके भाइयों के मेरे ऊपर काफी ज्यादा एहसानात है, मैं तो बस उन लोगों के फेवर्स को वापस करने की कोशिश कर रहा था। जबकि साथ ही साथ वो यहाँ पर डेविल एम्परर से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर आप सेबल को क्यों मारना चाहते हो, उसने तो आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ा, वो तीनों भाई तो कभी भी किसी का नुकसान नहीं करते। ये बात डेविल एम्परर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम देखते हैं कि उसने ब्रदर जोंग पर हमला कर दिया था। साथ ही साथ वो अपने एक सर्वेंट से कहता है कि इसे जेल में डाल दो, एक अच्छा गोल्डन विंग वॉरियर है, जिसे देखकर मुझे लगा था कि ये मेरे काम आएगा, लेकिन अब मुझे एक बार और सोचना पड़ेगा। जो सुनकर डेविल एम्परर का वो सर्वेंट बिल्कुल ऐसे ही करता है। इसके बाद डेविल एम्परर अपने दो सुपरडेंट से कहता है कि तुम दोनों ने आज काफी अच्छा काम किया, क्योंकि तुम लोगों ने पता लगा लिया था कि ब्रदर जोंग उन लोगों की मदद कर रहा है। अगर आगे से ब्रदर जोंग ने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो उसे जान से मार देना। साथ ही साथ वो अपने सुपरडेंट से कहता है कि चलो मुझे फॉलो करते हुए पैलेस की तरफ चलो, रास्ते में मुझे तुम लोगों को अपना प्लान बताना है। ये सुनकर वो दोनों सुपरडेंट डेविल एम्परर के साथ रवाना हो गई थी, जहाँ रास्ते में वो लड़की सवाल करते हुए पूछती है कि डेविल एम्परर क्या आपके पास किन्यू और उसके भाइयों को पकड़ने का कोई प्लान है। जो सुनकर डेविल एम्परर मुस्कुरा देता है, यानी कि उसके पास कोई खतरनाक प्लान है। इसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होकर यहाँ जियांगलिन लैंड किन्यू पर आ गया था, जहाँ किन्यू कहता है कि अगर वहाँ पर डेविल एम्परर ना आया होता तो शायद हम बाइजिन को बचा लेते। जबकि दूसरी तरफ हाउफी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि मैंने एप एम्परर से सुना था कि डेविल एम्परर की रफ्तार बहुत ही ज्यादा है और ये सब कुछ उसके क्राउन की वजह से है। इस क्राउन को पहनने की वजह से एप एम्परर की रफ्तार 3 गुना ज्यादा हो जाती है और उसकी ताकत भी बढ़ जाती है। अगर हम उससे फाइट करने के लिए गए तो इससे पहले कि हम उसे देख भी पाए वो हम तीनों को हरा सकता है। दूसरी तरफ सेबल भी काफी ज्यादा परेशान था। वो कहता है कि आज हम बाइजिन को नहीं बचाए और उसके अलावा मैंने ब्रदर जोंग पर शक किया, मैं कितना ज्यादा गलत था। जिस पर बाइलिंग उसे शांत करते हुए कहती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, क्योंकि मैंने भी ब्रदर जोंग पर शक किया था। और अब इन सब लोगों को ही उन दोनों की फिक्र हो रही थी, जिस पर किन्यू कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैंने शामियान को वहाँ पर इंफॉर्मेशन लेने के लिए भेजा है, वो जल्द ही इंफॉर्मेशन लेकर वापस आ जाएगी। जबकि दूसरी तरफ हम शामियान को देखते हैं, उसे मालूम हो चुका था कि ब्रदर जोंग को बंदी बना लिया गया है, जबकि दूसरी तरफ बाइजिन को कल के दिन फांसी देकर मार दिया जाएगा। ये खबर शामियान यहाँ पर आकर किन्यू को बता देती है, जो सुनकर बाइलिंग ने रोना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे अपनी बहन की फिक्र हो रही थी। सेबल उसे शांत कराते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, किन्यू के पास जरूर कोई ना कोई प्लान होगा, हम उसे बचा लेंगे। जबकि दूसरी तरफ किन्यू खड़ा होकर कहता है कि पहले तो हम ये बात जानते हैं कि ब्रदर जोंग को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो एक गोल्डन विंग वॉरियर है। डेविल एम्परर इतनी आसानी के साथ उसे जान से नहीं मार सकते। जबकि दूसरी तरफ बाइजिन को कल के दिन येलो माउंटेन पर फांसी दे दी जाएगी। हो सकता है कि डेविल एम्परर का ये हम तीनों को पकड़ने के लिए कोई न कोई ट्रैप हो, जिस पर हाफी कहता है कि अगर ये कोई ट्रैप भी हुआ तब भी हम लोग हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। बाइजिन को फिक्र करता हुआ देखकर किन्यू कहता है कि तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम बाइजिन को बचाने के लिए जरूर जाएंगे। हम जानते हैं कि डेविल एम्परर का मुकाबला
करना अभी के लिए हम लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए अगर वहाँ पर कोई मुश्किल आई तो हम लोग दोबारा से जियांगरेन लैंड का इस्तेमाल करके भाग सकते हैं। जो सुनकर हॉफी काफी जरा खुश हो गया था। वो हंसते हुए कहता है कि जब तक हमारे भाई के पास जियांगरेन लैंड है हमें कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों ही येलो माउंटेन पर आ चुके थे, जहाँ पर ये लोग कुछ सोल्जर्स को मारकर उन लोगों का बेस बदलते हुए येलो माउंटेन के टॉप तक जाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी एक शील्ड लगी हुई थी। ये लोग जानते थे कि हम लोग उस शील्ड के अंदर यूं ही तो नहीं घुस सकते, ये लीडर ही हमें वहाँ तक पहुँचा सकता है। जबकि दूसरी तरफ उस लीडर को इस बात का एहसास नहीं था। वो इन तीनों को शील्ड के अंदर ले गया था ताकि ये लोग वहाँ पर पहरा दे सके। शील्ड के अंदर आते साथ ही किन्नी उन सारे सोल्जर्स पर हमला करके उन्हें जान से मार देता है। इसके बाद ये तीनों वापस अपने रूप में आ गए थे, जहाँ पर सेबल बाइजिंग से कहता है कि बाइजिंग तुम ठीक तो हो। बाइजिंग ने यहाँ पर इन लोगों को देखकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था, जिससे किन्नी को समझ आ जाता है कि ये दुश्मनों को यहाँ पर बुला रही है। और साथ ही साथ किन्नी ये बात भी जानता था कि ये होश में नहीं, किसी ने इसे अपने वश में किया हुआ है। इसलिए हम देखते हैं कि किन्नी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बाइजिंग को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, जबकि सेबल उसकी चेन तोड़ने की कोशिश करता है। साथ ही साथ हॉफी चारों तरफ नजर रखने की कोशिश कर रहा था ताकि कोई पीठ पीछे इन लोगों पर हमला ना कर सके। यहाँ पर मौजूद ये चेन्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिन्हें सेबल नहीं तोड़ पाता। पर थोड़ी देर में बाइजिंग अब होश में आ चुकी थी, इसलिए वो यहाँ पर सेबल को देखकर कहती है कि सेबल आखिर तुम मुझे बचाने के लिए क्यों आ गए? चले जाओ यहाँ से। तुम नहीं जानते ये डेविल एम्परर का ही प्लान है, वो यहाँ पर आता ही होगा। उसके ये बस कहने की देर थी कि तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर डेविल एम्परर अपने साथियों के साथ पहुँच चुका था, जो कि हंसते हुए कहता है कि इसका मतलब बाइजिंग मेरे कैद से आजाद हो चुकी है। और ये कहते ही वो याद करता है कल रात का सीन, जहाँ पर बाइजिंग खुद को मारने की कोशिश करने वाली थी। वो जानती थी कि डेविल एम्परर मेरा इस्तेमाल करके सेबल को जान से मारना चाहता है, पर डेविल एम्परर ने यहाँ पर आकर उसकी जान बचा ली थी। साथ ही साथ वो यहाँ पर बाइजिंग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे खुद की स्पिरिट को कंट्रोल करने की इजाजत दे दो तो मैं तुम्हारा इस्तेमाल करके उन तीनों भाइयों को कल येलो माउंटेन पर बुला पाऊंगा। जिसके लिए बाइजिंग बिल्कुल भी एग्री नहीं होती। वो बड़ा सेबल को कैसे धोखा दे सकती थी, लेकिन डेविल एम्परर उससे कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अगर तुम मेरे साथ ये डील कर लेती हो तो मैं सेबल को बख्श दूंगा। मैं सिर्फ किन्यू को जान से मारना चाहता हूँ, क्योंकि उसके पास मिस्टिक स्क्रोल है और उसके अलावा उसके पास 10,000 बी स्क्रोल भी है। अगर मैं इन आर्टिफैक्ट्स को हासिल कर लूं तो मेरी ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिस पर पहले तो बाइजिंग नहीं मानती। और जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो सेबल को बचाने के लिए अपनी सोल डेविल एम्परर के हवाले कर देती है। ये सारी बातें यहाँ पर डेविल एम्परर इन लोगों को बताते हुए कहता है कि बाइजिंग तो काफी ज्यादा काम की निकली, क्योंकि उसने तुम तीनों को ही पंसवा दिया। सेबल को ये सब जानकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जबकि बाइजिंग यहाँ पर डेविल एम्परर से कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम सेबल को नहीं मारोगे। जिस पर डेविल एम्परर मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, मैं अपने वादों का पक्का हूँ, मैं उसे जान से नहीं मारूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि कोई और उसको नहीं मार सकता। किन्यू जानता था कि अब यहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए वो हॉफी और सेबल से कहता है कि चलो हमें जियांगरेन लैंड वापस जाना होगा। और दूसरी तरफ यहाँ सेबल को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए डेविल एम्परर पर हमला करना शुरू कर देता है। किन्यू यहाँ पर सेबल और डेविल एम्परर की फाइट देखकर हॉफी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम वापस जा सकते हो। जिस पर हॉफी कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मेरा भाई फाइट कर रहा है और मैं उसे छोड़कर भाग जाऊँ, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। अगर हम तीनों जिएंगे तो साथ जिएंगे और अगर मरेंगे भी तो साथ मरेंगे। ये कहते हुए हॉफी भी अपनी स्टिक लेकर आगे की तरफ बढ़ते उन सुपरडेंट्स पर हमला करना शुरू कर देता है, जहाँ किन्यू भी उसकी मदद कर रहा था। यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि किन्यू अकेले ही उन दो सुपरडेंट से फाइट करता है, जबकि इस बार वो सीरियसली फाइट कर रहा था। इसलिए इस बार वो अकेले ही उन दोनों सुपरडेंट का काफी आसानी के साथ सामना कर रहा था। यहाँ पर सेबल की अभी भी डेविल एम्परर के साथ फाइट हो रही थी, जिसमें डेविल एम्परर सेबल पर भारी पड़ रहा था। ये देखकर किन्यू को उसकी काफी ज्यादा फिक्र होती है, इसलिए किन्यू समझ गया था कि मुझे जल्द ही अपनी फाइट पूरी करनी होगी कि मैं सेबल की मदद सकूं। इसलिए हम देखते हैं कि किन्यू यहाँ पर अपने एक पावरफुल मीटियोर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस लेडी सुपरडेंट को जान से मार देता है। ये देखकर उस दूसरे सुपरडेंट और डेविल एम्परर को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ इसी मौके का फायदा उठाते हुए हम देखते हैं कि डेविल एम्परर ने सेबल को अपना बंदी बना लिया। जो देखकर किन्यू फौरन से आगे बढ़ते हुए सेबल को बचाने के लिए जा ही रहा था, लेकिन तभी वो सुपरडेंट किन्यू को रोककर कहता है कि तुम्हारी फाइट मुझसे है, मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ जाने नहीं दूंगा। लेकिन इस बार किन्यू काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो अपने 10,000 मीटियोर फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करके उस सुपरडेंट पर हमला कर देता है, जिससे वो सुपरडेंट बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। लेकिन यहाँ इससे पहले कि किन्यू अभी भी डेविल एम्परर के पास जा पाता, तभी अचानक उसकी नजर हॉफी पर चली गई थी, जहाँ वो देखता है कि डेविल एम्परर के सर्वेंट ने हॉफी को काफी बुरी तरीके से घायल कर दिया। अगर किन्यू ने उसकी मदद ना की तो वो सर्वेंट उसे जान से मार देगा, इसलिए किन्यू बहुत ही तेजी के साथ हॉफी के पास जाकर उसे जियांगरेन लैंड भेज देता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि डेविल एम्परर के सर्वेंट और सुपरडेंट ने दोनों तरफ से किन्यू को घेर लिया था। वो किन्यू से कहता है कि चलो हार मान लो, वैसे भी अब तुम्हारे दो भाई तुम्हारे किसी काम के नहीं और तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। किन्यू यहाँ पर इन दोनों की बातें सुन रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेविल एम्परर ने बाइजिंग को दोबारा से अपने वश में करते उसके हाथ में एक तलवार दे दी थी। साथ ही साथ वो बाइजिंग को हुक्म देते हुए कहता है कि आगे बढ़ो और सेबल को जान से मार दो। किन्यू ये सब होता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए वो आगे की तरफ बढ़ते उन सुपरडेंट से फाइट करना शुरू कर देता है। जबकि यहाँ इसी फाइट में एक मौके का फायदा उठाते
करते हुए हम देखते हैं कि किन्यू ने चुपके से अपना एक क्लोन बना लिया था और वो उन दोनों सुपरडेंट को अपने क्लोन के साथ उलझा देता है, जबकि रियल किन्यू वक्त रहते ही सेबल के सामने आकर बाइजिंग की तलवार को रोक देता है। साथ ही साथ वो बाइजिंग से कहता है कि होश में आओ, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बातें सुन सकती हो, तुम्हारी बहन बाइलिंग तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें लड़ना ही होगा। डेविल एम्परर को किन्यू की ये हरकतें अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उस पर हमला करते उसे बीच में से साइड पर हटा देता है और दोबारा से बाइजिंग से कहता है कि चलो आगे बढ़ो और सेबल को जान से मार दो। यहाँ पर बाइजिंग सेबल को जान से मारने वाली थी, लेकिन तभी अचानक वो होश में आ जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसने डेविल एम्परर पर ही हमला कर दिया था। डेविल एम्परर यहाँ पर खुद को बचाते हुए कहता है कि बाइजिंग क्या तुम पागल हो चुकी हो, जिस पर बाइजिंग कहती है कि मैं सेबल को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। साथ ही साथ वो किन्यू से कहती है कि सेबल को लेकर यहाँ से चले जाओ। पीछे की तरफ उन दोनों सुपरडेंट को भी अब तक ये बात मालूम हो चुकी थी कि किन्यू ने हमें बेवकूफ बनाया, ये रियल नहीं था बल्कि एक मामूली सा क्लोन है। जबकि येलो माउंटेन की पीक पर हम देखते हैं कि बाइजिंग अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, जहाँ चारों तरफ बहुत सारे फेदर्स जमा हो चुके थे। बाइजिंग किन्यू से कहती है कि सेबल का ख्याल रखना और इसके बाद वो अपने फेदर का इस्तेमाल करती वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देती है, जबकि दूसरी तरफ किन्यू वक्त रहते ही सेबल को लेकर वहाँ से जियांगरेन रैन चला गया था। इस ब्लास्ट के इफेक्ट के बाद हम देखते हैं कि डेविल एम्परर और उसके सुपरडेंट बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अब डेविल एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने सुपरडेंट से कहता है कि किन्यू और उसके भाई दोबारा से अपने उसी होल में छुप गए, लेकिन इस बार मैं उन लोगों को भागने नहीं दे सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम इस पूरे के पूरे येलो प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दो। अगर तुम लोगों को बाइजिंग मिलती है तो उसको भी फौरन मेरे पास ले आना। यहाँ पर ये सुनकर उनका एक सुपरडेंट कहता है कि मास्टर हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ इस येलो प्लेनेट पर हमारे क्लैन के काफी ज्यादा लोग मौजूद है। जिस पर डेविल एम्परर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम जानते भी हो सेबल कौन है। सेबल फेंगचोंग का बेटा है, जो कि एक परफेक्ट म्यूटेटेड सुपर बीस्ट था। सिर्फ फेंगचोंग ही इकलौता एक ऐसा वॉरियर था जो कि मेरे साथ मेरी डेविल एम्परर की पोजीशन के लिए फाइट कर सकता था। और उसकी बदकिस्मती ये थी कि उसे एक नॉर्मल ईगल क्लैन की लड़की से प्यार हो चुका था, जिस मौके का फायदा उठाकर मैंने उन दोनों को घायल कर दिया। तब जब फेंगचोंग की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, उसने इस हालत में भी एक स्पेस टाइम पोर्टल ओपन कर दिया था, जिसका इस्तेमाल करके उसका बेटा इमोर्टल वर्ल्ड पहुंच गया। फेंगचोंग का बेटा कोई और नहीं बल्कि सेबल है, जो कि अब वापस लौट आया है। उसकी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ही तेज है, साथ ही साथ उसके पास अपने फादर की सुपर इनहेरिटेड मेमोरी है। अगर उसका इस्तेमाल सेबल ने कर लिया तब उसकी रफ्तार और ताकत मुझसे भी ज्यादा हो जाएगी। मैं सेबल को जिंदा छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। ये कहते हुए वो अपने साथियों पर गुस्सा करते हुए उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने का हुक्म दे देता है, जबकि असल में किन्यू और सेबल लोग भी तो बिल्कुल यहीं पर मौजूद थे, इसलिए उन लोगों ने डेविल एम्परर की सारी बातें सुन ली थी, बस वो इन लोगों को नजर ही नहीं आ रहे। सेबल को जब ये सब मालूम होता है तो वो गुस्से के साथ कहता है कि ये बात सच नहीं हो सकती, इस कमीने ने मेरी फैमिली को मार दिया, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि डेविल एम्परर अपने सुपरडेंट्स के साथ मिलकर एक फॉर्मेशन को बनाते उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा किन्यू अपने भाइयों के साथ मिलकर बाइजिंग को बचाने के लिए पहुंच गया था, लेकिन दूसरी तरफ ये सब डेविल एम्परर की चाल थी, क्योंकि बाइजिंग की सोल ऑलरेडी उसके कब्जे में है। बाइजिंग भी इस बात को अच्छे से समझती थी कि मेरा यहाँ से बचना मुश्किल है, लेकिन मेरे साथ साथ यहाँ पर सेबल और किन्यू भी जान से मारे जाएंगे, इसलिए वो अपनी सारी एनर्जी एक साथ जिमन एम्परर के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए किन्यू से कहती है कि प्लीज सेबल को लेकर यहाँ से चले जाओ और उसका ख्याल रखना। ये कहते ही बाइजिंग ने अपने फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट के कारण किन्यू और सेबल तो वहाँ से निकलकर जियांगरेन रैन पहुँच गए थे, जबकि दूसरी तरफ डेविल एम्परर को इस बात का काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो आज के दिन सेबल को मार नहीं पाया। साथ ही साथ डेविल एम्परर यहाँ पर अपने सुपरडेंट्स को सेबल की सच्चाई भी बता देता है, जो कि सेबल ने भी सुन ली थी। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम ब्लू प्लेनेट के मिस्ट माउंटेन को देखते हैं, जहाँ किन्यू अपने भाइयों के साथ आ चुका था। यहाँ पर सेबल को काफी ज्यादा दुख हो रहा था अपने पेरेंट्स के बारे में जानकर। वो उदास होते हुए कहते हैं कि पहले तो मैं ये नहीं जानता था कि मेरे पेरेंट्स कौन है, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि वो कौन है, पर वो मर चुके। दूसरी तरफ कड़ा हाफी उसे चीयर अप करते हुए कहता है कि तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे देखो, मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि मेरे पेरेंट्स कौन है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उदास तो नहीं हूँ। जबकि साथ ही साथ किन्यू सेबल से कहता है क्या हुआ अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं रहे, हम भी तो तुम्हारी फैमिली है, हम हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ये कहती हफी और किन्यू दोनों ने आगे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए सेबल को खड़ा कर लिया था। अब सेबल को पहले से अच्छा लग रहा था। वो किन्यू से कहता है कि किन्यू अब आगे का तुम्हारा क्या प्लान है। किन्यू अपने भाइयों को बताता है कि अभी के लिए हमें एक सेफ लोकेशन ढूंढनी होगी, जिस पर हफी सवाल करते हुए कहता है कि हमारे पास सेफ लोकेशन है ना जियांगरेन रैन, हम जब तक वहाँ रहेंगे हम लोग सेफ रहेंगे। जिस पर किन्यू कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये सारी दुश्मनियाँ हम लोगों की है, हेटोंग का इससे कोई लेना देना नहीं, जिसके बावजूद भी हमने हेटोंग को कैद करके रखा हुआ है। ये बिल्कुल भी किसी जवान लड़की के लिए अच्छा नहीं होगा कि हम उसे दूसरे लोगों से मिलने ना दे। ये सुनकर सेबल किन्यू से कहते हैं कि अच्छा तो तुम इसलिए हमें इस माउंटेन पर लेकर आए ताकि हम यहाँ पर अपना सेफ रेजिडेंट बना सके। किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ये है अज़ूरा फ्लेम टेरिटरी का मिस्ट माउंटेन। यहाँ पर लेवल 7 से कोई भी ज्यादा पावरफुल वॉरियर नहीं, ये गुमनाम प्लेनेट है। हम लोग चाहे तो हम लोग यहाँ पर कुछ वक्त तक चुप कर रह सकते हैं। जिस पर सेबल किन्यू से सवाल करते हुए कहता है कि क्या यहाँ पर डेविल एम्परर का कोई आदमी नहीं होगा। किन्यू सेबल से कहता है कि तुम्हें इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, शाओयान हमेशा नजर रखेगी ताकि हमें डेविल एम्परर का कोई भी आदमी छेड़ ना सके। किन्यू के ये कहते साथ ही वहाँ पर शाओयान और हेटोंग भी आ चुकी थी, जहाँ किन्यू हेटोंग को बताता है कि आज के बाद तुम इस प्लेनेट पर आजादी से
हो। ये सुनकर हेटोंग तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन अभी भी सेबल और उसकी मम्मा को हेटोंग की फिक्र हो रही थी कि कहीं हेटोंग को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। जिस पर किन्यू सेबल से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हेटोंग कभी भी अकेले नहीं होगी, हमेशा मास्टर वुलान उसके साथ रहेंगे ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके। ये सारी बातें होने के बाद किन्यू अपने भाइयों से कहता है कि अब अगले 100 साल तक हमें सिर्फ कल्टीवेशन पर ही ध्यान देना होगा। जो कहने के बाद हाफी और सेबल वापस जैंगलैंड रियल्म कल्टीवेशन करने के लिए पहुंच गए थे, जबकि दूसरी तरफ किन्यू वहां से दूर स्पेस की तरफ चला जाता है। इसके बाद यूं ही वक्त धीरे धीरे करके गुजरता रहा, जहां हम देखते कि हाफी हेटोंग को अपने फाइटिंग स्किल टेक्निक सिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तो हेटोंग को बाहर जाने की आदत पड़ चुकी थी। वो हाफी से कहती है कि मुझे बाहर जाना है, अंकल वुलान मेरा इंतजार कर रहे होंगे, हमें पंपकिन कैंडीज खानी है। ये सुनकर हाफी हैरान होते हुए कहता है कि मैं एक लेवल 7 का वॉरियर होकर तुम्हें इतनी पावरफुल स्पेयर टेक्निक सिखा रहा हूँ और तुम्हें बस कैंडीज की पड़ी है। जिस पर हेटोंग जवाब देते हुए कहती है कि वो पंपकिन कैंडीज काफी ज्यादा स्वीट होती है और तुम तो स्वीट बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मैं जा रही हूँ। और ये कहती है वो हाफी को चिढ़ाकर वहाँ से चली जाती है, जिस पर हाफी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि सेबल के बच्चे अपनी बच्ची को संभाल के रख। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किन्यू पर आ जाता है, जो कि अकेला स्पेस में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था और अब उसे कल्टीवेशन करते हुए काफी साल गुजर चुके थे। किन्यू अब तक ब्लैक होल और पूरी यूनिवर्स के ओरिजिन को अच्छी तरीके से समझ चुका था, इसलिए वो उसके एसेंस एनर्जी को अपनी बॉडी में मेल्ट कर लेता है। ऐसा करने की वजह से किन्यू का यहाँ पर रेन ब्रेक थ्रू होकर ब्लैक होल से ओरिजिन में चेंज हो गया था, जबकि साथ ही साथ किन्यू अब एक लेवल 9 का इमोर्टल एम्परर बन चुका है। ये जानकर किन्यू काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने कर दिखाया, मेरी ताकत अब पहले से काफी बढ़ चुकी है। जबकि दूसरी तरफ हम एम्परर यू को भी देखते हैं, वो भी बैठकर कल्टीवेशन करते हुए अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, पर अफसोस वो ऐसा कर नहीं पाता, उसकी बॉडी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी। तभी अचानक वहाँ पर उसकी वाइफ आ जाती है, जो कि एम्परर यू से कहती है कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। मुझे मालूम हुआ कि किन्यू लास्ट टाइम बर्ड क्लैन में देखा गया, जहाँ पर वो डेविल एम्परर से फाइट कर रहा था। यकीनन किन्यू ने डेविल एम्परर से भी दुश्मनी ले ली है, तो इसलिए ये बेहतरीन मौका है कि हम लोग डेविल एम्परर के साथ हाथ मिला ले। इस तरह से हम लोगों के लिए किन्यू को पकड़ना और ज्यादा आसान हो जाएगा। जो सुनकर एम्परर यू काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इस बार किन्यू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। जबकि दूसरी तरफ हम किन्यू को देखते हैं, जो कि ब्लू प्लांट प्लेनेट पर पहुंच चुका था और हम देखते हैं कि अब उसकी एनर्जी काफी ज्यादा हो चुकी थी। किन्यू अपनी इकलौती जगह पर खड़े होकर पूरे प्लेनेट को स्कैन कर सकता था। तभी अचानक वहाँ पर शाओयान भी आ जाती है, जो कि किन्यू को बताना चाहती थी कि यहाँ पर डेविल एम्परर का कोई भी आदमी नहीं बचा, लेकिन उसके ये कहने से पहले किन्यू कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुमने अच्छा काम किया, क्योंकि मैं अब सेंस कर सकता हूँ यहाँ पर मुझे डेविल एम्परर का कोई भी आदमी नहीं मिल रहा। किन्यू के आने की खबर उसकी फैमिली तक भी पहुँच गई थी, जहाँ पर किन्यू की फैमिली किन्यू को इतने सालों बाद देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। हाफी तो किन्यू से कहता है कि मैं तो सेबल से फाइट करते करते थक गया, क्यों ना तुम मेरे साथ फाइट करो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने पावरफुल हो चुके हो। पर किन्यू अभी के लिए हाफी की बात को टाल देता है, क्योंकि उसने काफी सालों से आराम नहीं किया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, जहाँ हेटोंग मास्टर वुलान को मनाने की कोशिश कर रही थी कि वो उसे सिटी तक लेकर जाए, क्योंकि वो वहाँ किसी से मिलना चाहती है। मास्टर वुलान उसे मना करने की कोशिश करते हैं कि वो जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं, लेकिन वो हेटोंग के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और आखिरकार हेटोंग कुछ न कुछ करके उन्हें मना ही लेती है। जिसके बाद मास्टर वुलान अभी उसके साथ जाने ही वाले थे कि तभी अचानक वहाँ पर किन्यू भी आराम करके आ चुका था, जो कि मास्टर वुलान को देखकर कहता है लगता है कि इस लड़की ने तुम्हारा जीना हराम कर दिया। जिस पर मास्टर वुलान कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं एक लेवल का वॉरियर होने के बावजूद भी इस प्यारी सी लड़की की बात को मना नहीं कर पाता। जो सुनकर किन्यू मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिर ये लड़की ग्रीन प्लेनेट के बाजार में जाने के लिए इतना इंसिस्ट क्यों कर रही है, चलो मैं भी चलकर देखता हूँ। लेकिन किन्यू ने हेटोंग को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, जहाँ किन्यू एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, साथ ही साथ किन्यू दूर से अपनी स्पिरिचुअल आइज का इस्तेमाल करते हुए हेटोंग पर नजर रख रहा था। वो हेटोंग के साथ खड़े हुए लड़के को स्कैन करते हुए कहता है कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, ये लड़का तो बस मामूली सा ग्रेड 1 का हेवनली डेविल है, जबकि खुद हेटोंग भी उससे ज्यादा पावरफुल है। हेटोंग एक 3rd ग्रेड की हेवनली डेविल है। किन्यू ये सारी बातें कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जिसका नाम गाओफान है। हाओफान को यहाँ हेटोंग से प्यार हो चुका था, जबकि दूसरी तरफ हेटोंग भी हाओफान से प्यार करती थी। ये दोनों काफी ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर ईगल क्लैन का यंग प्रिंस अपने 2 साथियों के साथ आ जाता है, जो कि हेटोंग से कह रहा था कि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, मैं भी खुद के लिए एक लाइफ पार्टनर की तलाश कर रही हूँ, तो चलो तुम मेरे साथ आ जाओ। ये कहते वो हेटोंग को ऑर्डर दे रहा था, बजाय इसके कि वो उससे पूछे, जो बात हेटोंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो प्रिंस इन दोनों से काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन इसके बावजूद भी हेटोंग उसका मजाक बनाते हुए कहती है कि मुझे अभी के लिए किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं करना, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। वो प्रिंस ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए उसके साथ ही यहाँ पर इन दोनों को घेर लेते हैं, जहाँ वो प्रिंस इन दोनों से कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेइज्जती करने की, अब मैं तुम दोनों को जान से मरवा दूंगा। ये सुनकर हाओफान यहाँ पर हेटोंग के सामने खड़ा हो गया था ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके, लेकिन प्रिंस ये देखकर हंसते हुए कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो, तुम बस एक मामूली से ग्रेड 1 के डेविल हो, तुमसे ज्यादा तो ये लड़की पावरफुल है, उसके बावजूद भी तुम इसकी प्रोटेक्शन करने की कोशिश कर रहे हो। ये कहते ही प्रिंस यहाँ गुस्से के साथ हाओफान पर हमला कर देता है, जिससे हाओफान थोड़ा सा घायल हो चुका था। हाओफान एक बार फिर से खड़े होने के बाद हेटोंग से कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे इस बात की फिक्र नहीं कि मेरा क्या होगा, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा, फिर चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। जो सुनकर वो प्रिंस कहता है कि चलो आज मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। ये कहते ही प्रिंस ने अपने साथियों को हुक्म दे दिया था कि इस लड़के को जान से मार दो।
और इस लड़की को उठाकर ले चलो। यहाँ की ये बातें हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए हम देखते हैं कि हेटोंग चिल्लाते हुए कहती है कि अंकल किन्यू, मैं जानती हूँ कि आप हमें देख रहे हो, तो जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ, नहीं तो काफी देर हो जाएगी। जो सुनकर हम देखते हैं कि किन्यू वाकई में टेलीपोर्ट होकर वहाँ पहुँच चुका था। वो हेटोंग से कहता है कि तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि मैं तुम पर नजर रख रहा हूँ, जिस पर हेटोंग मुस्कुराते हुए कहती है कि अंकल वुलन ने आखिरी टाइम में कह दिया कि वो बिजी है, वो कभी भी ऐसा नहीं करते। मैं आपको बहुत पहले से जानती हूँ कि आप मुझे अकेले कभी नहीं जाने देंगे, आपको हमेशा मेरी फिक्र रहती है। किन्यू ये सब सुनकर कहता है कि तुम तो पहले से काफी ज्यादा समझदार हो चुकी हो, जबकि साथ ही साथ वो हाउफान की तरफ देखकर कहता है कि अच्छा तो तुम हो हाउफान। ये कहती किन्यू ने उसे हील भी कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ वो प्रिंस ये देखकर गुस्से में किन्यू से कहता है कि तुम हमारे ईगल क्लैन के कामों में टांग नहीं अड़ा सकते, वरना मेरे एल्डर्स तुम्हें जान से मार देंगे। इससे पहले कि वो प्रिंस ये कह पाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि किन्यू बहुत ही तेजी के साथ मूव करते वहाँ पर मौजूद उन तीनों लोगों को जान से मार देता है। साथ ही साथ किन्यू गुस्से के साथ कहता है कि जो भी शख्स मेरी फैमिली को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा उसका अंजाम यही होगा। ये सब करने के बाद किन्यू हाउफान से कहता है कि ये तीनों मर चुके हैं, तुम्हारा यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं, तुम भी हमारे साथ चलो। जो सुनकर हेटोंग खुश होते हुए हाउफान से कहती है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा। साथ ही साथ वो हाउफान को बता रही थी कि किन्यू बहुत ही अच्छे अंकल है, लेकिन हाउफान को तो किन्यू से काफी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि किन्यू ने एक ही झटके में उन तीनों आदमियों को जान से मार दिया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ किन्यू हाउफान को अपने मेंशन लेकर आ गया था। यहाँ पर हाउफी हाउफान को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि वाह, मुझे यकीन नहीं आता, लेकिन हेटोंग तुम तो काफी ज्यादा तेज निकली, तुमने 100 साल में एक लड़का भी पटा लिया और इसे इतनी जल्दी अपने घर भी ले आई। जिस पर हेटोंग उसका मजाक बनाते हुए कहती है कि हाँ अंकल तुम भी थोड़े समझदार बनो, अब भाभी लेकर आ जाओ, अगर सही टाइम पर तुमने शादी कर ली होती तो अब मेरी जितना मेरा एक कजन भी होता। सिबल ये सुनकर हेटोंग को डांटते हुए कहता है कि मजाक अपनी जगह, लेकिन तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। साथ ही साथ वो हेटोंग को सुना रहा था कि आखिर तुमने ऐसी गलती क्यों की, तुम अकेले वहाँ पर क्यों गए। जिस पर हाउफान आगे आकर सिबल से कहता है कि इसमें हेटोंग की कोई गलती नहीं, ये सब मेरी गलती है, अगर आपको सजा ही देनी है तो प्लीज मुझे दीजिए। जो सुनकर तो सिबल को और भी जरा गुस्सा आ गया था। वो हाउफान से कहता है कि हाँ ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची की जान खतरे में आ गई थी। ये कहते हुए सिबल हाउफान पर हमला करने वाला था, लेकिन हेटोंग आगे आकर अपने फादर को रोकते हुए कहती है कि इसमें हाउफान की कोई गलती नहीं, वो प्रिंस खुद ही आकर हमसे बदतमीजी कर रहा था, जबकि हाउफान ने तो मेरी हिफाजत की, अगर हाउफान ना होता तो शायद मुझे चोट लग गई होती। बैलिंग भी यहाँ पर सिबल को शांत कराते हुए कहती है कि प्लीज आप शांत हो जाए, वैसे भी हाउफान ने बिल्कुल ठीक किया। किन्यू ने भी हमें बता दिया कि हाउफान ने वहाँ पर हेटोंग की मदद करने की कोशिश की थी, इसलिए हमें हाउफान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये कहती वो हाउफान और हेटोंग से कहती है कि तुम दोनों बच्चे जाकर आराम करो। जो सुनकर वो दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हाफी यहाँ पर जोर जोर से हंस रहा था। वो सिबल से कहता है कि देख लो, मैंने तो पहले ही कहा था कि अपनी बच्ची को जरा संभाल के रख, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। वैसे मुझे ये सब देखकर काफी मजा आ रहा है। यहाँ पर ये सारी बातें चल रही थी, तभी अचानक किन्यू सिबल से कहता है कि तुम्हें हेटोंग पर इतना ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए, वो एक जवान लड़की है, उसे अपना प्यार चुनने का हक है। जिस पर सिबल परेशान होते हुए कहता है पर वो सिर्फ एक ग्रेड 1 का वॉरियर है, अगर मेरी बेटी उसके साथ रहेगी तो वो लड़का कभी भी मेरी बेटी की हिफाजत नहीं कर पाएगा। जिस पर किन्यू कहता है कि नहीं, तुम ऐसी बातें नहीं कर सकते, क्या तुम भूल गए कि एक टाइम हम भी इसी तरह कमजोर हुआ करते थे, पर अब देखो हम लोग कहाँ पर पहुँच गए। हम नहीं जानते कि हाउफान के फ्यूचर में उसके साथ क्या होगा, लेकिन हम उसे पावरफुल बनाने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए ये सारी बातें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने उस प्रिंस को मार दिया, जिसकी वजह से ईगल क्लैन के लोग शांत नहीं बैठेंगे। मैं अपने मिस माउंटेन के आसपास सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा रहा हूँ ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सिबल और हाफी भी यहाँ किन्यू की इस बात से सहमत थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर डेविल एम्परर के पैलेस पर आ जाता है। यहाँ खाना खाते वक्त डेविल एम्परर के सर्वेंट को अचानक से मैसेज आ गया था, जहाँ वो खड़ा होकर कहता है कि मेरे ईगल क्लैन से मुझे मैसेज आया है, हमारे प्रिंस को किसी अनजान मास्टर ने जान से मार दिया, मुझे जाकर चेक करना होगा। जिस पर डेविल एम्परर कहता है कि ठीक है जाओ तुम, लेकिन याद रखना जिस भी वॉरियर ने तुम्हारे प्रिंस को मारा है उसे बेरहमी से मारना, ताकि उन्हें मालूम हो कि हम लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ किन्यू के पैलेस पर आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि काफी सालों बाद सोंगशी यहाँ किन्यू से मिलने के लिए आया हुआ था। किन्यू भी सोंगशी को इतने सालों बाद देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि सोंगशी आखिर तुम्हारा यहाँ पर आना कैसे हुआ। सोंगशी किन्यू को बताते हैं कि मुझे तुम्हारी लोकेशन वुमिन ने बताई, पता नहीं तुम इस तरह अनजान प्लेनेट पर क्यों रह रहे हो। जिसके जवाब में किन्यू कहता है कि बस मुझे थोड़ा सा पीस चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ पर रहने के लिए आ गया, लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सोंगशी किन्यू को बताते हैं कि मैं अपने मास्टर एम्परर किंग डाई का इनविटेशन लेटर तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। एम्परर किंग डाई जल्द ही अपने डिवाइन क्लेमिटी एग्जाम से गुजरने वाले हैं, जिसकी वजह से उन लोगों ने एक बड़ी सेरेमनी रखी है और वो चाहते हैं कि तुम भी उस सेरेमनी में शिरकत करो, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े वॉरियर आएंगे, जैसे कि एम्परर यू, डीमन एम्परर, डेविल एम्परर, ड्रैगन एम्परर और इवन की तुम। किन्यू ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि डिवाइन क्लेमिटी एग्जाम तो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसमें जान जाने का भी खतरा हो सकता है, पर उसके बावजूद भी एम्परर किंग डाई इतने लोगों को वहाँ पर इनवाइट क्यों कर रही है। जिस पर सोंगशी कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं, तुम खुद वहाँ पर आकर किंग डाई से इस बारे में पूछ सकते हो। जिस पर किन्यू कहता है कि मुझे माफ कर देना, शायद मैं वहाँ पर नहीं आ पाऊंगा, मेरे यहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से मैं अभी के लिए कोई फैसला नहीं कर सकता। ये सुनकर सोंगशी कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे मास्टर आपको हुक्म नहीं दे रहे, वो चाहते हैं कि आप वहाँ पर आओ, अगर आप ना भी आ पाओ तो कोई बात नहीं। किन्यू सोंगशी की ये सारी बातें सुनने के बाद इस बारे में अपने भाइयों से भी डिस्कस करता है, जहाँ बाइलिंग किन्यू से कहती है कि वहाँ पर डेविल एम्परर, एम्परर यू भी आ रहे हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन किन्यू पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका
चुका है, जबकि दूसरी तरफ सेबल और हफी ने भी काफी प्रोग्रेस किया है। इसलिए किन्यू कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हम लोग वहाँ पर जाएंगे ताकि हम उन्हें दिखा सके कि हमने ये वक्त बिल्कुल भी जाया नहीं किया। अब हम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, हमें उनके दिल में भी थोड़ा सा डर बैठाना होगा। जो सुनकर हफी और सेबल भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। इसके बाद किन्यू उन दोनों से कहता है, लेकिन जाने से पहले हमें अच्छी सी कल्टीवेशन करनी होगी ताकि हम थोड़े और भी पावरफुल हो जाए। ये सुनकर वो तीनों ही कल्टीवेशन करने के लिए रवाना हो जाते हैं, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, किन्यू ने ब्रेक थ्रू करके ओरिजिन रैम को हासिल कर लिया था। साथ ही साथ अब किन्यू एक लेवल 9 का इमोर्टल एम्परर बन चुका है, जिसका मतलब किन्यू अगर आप चाहे तो एम्परर यू और डेविल एम्परर से फाइट कर सकता है। जबकि साथ ही साथ उसी एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि एम्परर किंग डाई का मैसेंजर यहाँ किन्यू के पास इनविटेशन लेटर लेकर आया हुआ था। वो किन्यू को बताता है कि एम्परर डाई का जल्द ही डिवाइन ट्राइबुलेशन एग्जाम होने वाला है, जहाँ पर वो सारे बड़े लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं। इसलिए अगर आप भी वहाँ पर आओ तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। जो सुनकर किन्यू के भाई तो काफी ज्यादा शौक हो गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि वहाँ पर एम्परर यू और डेविल एम्परर भी जरूर होंगे। लेकिन किन्यू अपने भाइयों से कहता है कि अब हम काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, चलो उन्हें दिखा दे कि उन्हें हमसे क्यों डरना चाहिए। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जहाँ किन्यू जाने के लिए तैयार हो रहा था, और इसी तरह कल्टीवेशन के दौरान अचानक ही वो देखता है कि उसकी फ्लेम का कलर चेंज होकर पर्पल ब्लैक हो गया था। ये देखकर किन्यू हैरान होते हुए कहता है कि मेरे ओरिजिन रैम तक पहुंचते ही मेरी फ्लेम का कलर कैसे चेंज हो गया। पर किन्यू इन बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए फौरन अपने भाइयों को बुलाकर एम्परर किंग डाई के प्लेनेट की तरफ निकल जाता है, जहाँ पहुंचने पर ही किन्यू को एहसास हो गया था कि यहाँ पर मिलियंस ऑफ कल्टीवेटर्स मौजूद है, जिसमें से कुछ कल्टीवेटर्स तो लेवल 8 और लेवल 9 से भी अबाव के कल्टीवेटर्स है। तभी अचानक किन्यू देखता है कि वहाँ पर ग्रैंडमा युनहुआ भी मौजूद है, जिन्हें देखकर किन्यू फौरन उनके पास जाकर उन्हें ग्रीट करता है। जबकि दूसरी तरफ ग्रैंडमा युनहुआ यहाँ पर किन्यू को देखकर कहती है कि बस तुम मेरी नजरों से कुछ ही सालों के लिए गायब रहे, और अब देखो तुम्हारी कल्टीवेशन कहाँ तक पहुँच गई, तुम वाकई में अमेजिंग हो, मुझे तुम पर काफी ज्यादा प्राउड है। ग्रैंडमा युनहुआ भी ये सारी बातें कह ही रही थी, तभी अचानक किन्यू को एम्परर यू की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से किन्यू ग्रैंडमा से कहता है कि मुझे कोई जरूरी काम है, मैं पहले उन्हें पूरा कराता हूँ। ये कहने के बाद किन्यू अपने भाइयों को लेकर यहाँ एम्परर यू के पास आ गया था। साथ ही साथ वो अपने भाइयों से कहता है कि इनसे मिलो, ये है मेरा वो पुराना दोस्त। दूसरी तरफ एम्परर यू भी यहाँ पर किन्यू और उसके भाइयों के कल्टीवेशन लेवल को चेक करते हुए हैरान होकर कहता है कि अच्छा, तो तुम भी लेवल 9 तक पहुँच गए। तभी अचानक यहाँ पर डीमन एम्परर की विनती हो गई थी, जो कि किन्यू को एकदम पावरफुल देखकर हैरान होते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं आता, लास्ट टाइम जब हमारी फाइट हुई थी तब तुम सिर्फ ग्रेड 1 के इमोर्टल एम्परर थे। जो सुनकर किन्यू कहता है कि ये भी बस तुम दोनों की ही मेहरबानी है, तुम दोनों ने मेरा इतना ज्यादा पीछा किया कि मुझे मजबूरन ही ताकतवर होना पड़ा, मैं तो इसके लिए तुम दोनों का ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो सुनकर एम्परर यू डीमन एम्परर से कहता है कि क्या तुमने सुना, किन्यू हमारा शुक्रिया अदा कर रहा है, चलो हमें भी उसे शुक्रिया के बदले कुछ तो देना चाहिए। जिस पर डीमन एम्परर कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आया। साथ ही साथ वो यहाँ से जाते हुए एम्परर यू को भी मना करता है कि किन्यू से फाइट मत करना, वरना तुम बिलावजह ही अपने लिए मुसीबतों को बढ़ा दोगे। ये सुनकर हफी मुस्कुराते हुए एम्परर यू से कहता है कि तुम्हारा दोस्त तो समझ गया कि उसे हमसे पंगा नहीं लेना चाहिए, लेकिन तुम्हें अभी भी मरने की जल्दी है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास थोड़ा सा भी दिमाग है। जो सुनकर अब एम्परर यू को गुस्सा आ गया था, वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे जान से मार सको। जिस पर किन्यू और उसके भाई भी फाइट के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन तभी अचानक यहाँ पर ग्रैंडमा युनहुआ इन लोगों के बीच आ गई थी, जो कि एम्परर यू को शांत रहने के लिए कह रही थी। साथ ही साथ यहाँ पर एप एम्परर, ड्रैगन एम्परर, इवन के ऑक्स एम्परर भी आ चुके थे, जो कि एम्परर यू से कहती है कि तुम यहाँ पर एम्परर किंग की डिवाइन ट्राइबुलेशन को देखने के लिए आए हुए हो, तो बिना वजह किसी के साथ फाइट करके इस ओकेजन को खराब मत करो। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एम्परर किंग डाई भी आ चुके थे, जो कि एम्परर यू से कहते हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बुलवाया हुआ है, जिनमें से कुछ तुम्हारे दुश्मन भी हो सकते हैं, लेकिन याद रखना वो सारे मेरे दोस्त हैं, अगर तुमने किसी के साथ भी फाइट की तो मुझे मजबूरन तुम सब लोगों को डिसिप्लिन सिखाना होगा। एम्परर किंग डाई की बातें सुनकर एम्परर यू कुछ ना कहते हुए वहाँ से चला जाता है। एम्परर यू अपनी वाइफ से कह रहा था कि एम्परर किंग डाई दिखने में तो कमजोर लगता है, वो अभी तक इमोर्टल एम्परर के लेवल पर ही मौजूद है, लेकिन असल में उनकी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। मुझे मालूम नहीं कि आखिर वो खुद का ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर रहे थे, उन्होंने बिला वजह ही यहाँ रुकने में काफी ज्यादा टाइम लगा दिया। हालांकि वो चाहते तो वो बहुत पहले डिवाइन ट्राइबुलेशन एग्जाम पास करके गोल्ड रेलम में जा सकते थे। एम्परर यू भी ये सारी बातें कह ही रहा था, तभी अचानक उनके सामने डेविल एम्परर आ जाता है, जो कि यहाँ एम्परर यू को अपने साथ मिलाने के लिए आया हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सब लोग एग्जाम की लोकेशन तक पहुंच चुके थे, जहाँ एम्परर किंग डाई बिल्कुल सेंटर में खड़े होकर अपने एग्जाम को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि वहाँ की लाइटनिंग एनर्जी देखकर किन्यू हैरान होते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा पावर है, मुझे नहीं लगता कि एम्परर किंग डाई इसे सर्वाइव कर पाएंगे। जिस पर सोंगशी कहता है कि उन्हें बिल्कुल भी कम मत समझो, उनका ग्रेड बेशक कम है, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद सारे इमोर्टल्स, डीमन और डेविल से सबसे ज्यादा खतरनाक है। जिस पर किन्यू कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, क्योंकि मैं किंग डाई के चेहरे पर साफ साफ कॉन्फिडेंस देख पा रहा हूँ कि वो इसमें कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उनके चेहरे पर ये कॉन्फिडेंस क्यों है मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। जबकि साथ ही साथ सोंगशी यहाँ पर ये भी बताता है कि ये डिवाइन ट्राइबुलेशन 3 स्टेजेस में बटा हुआ है, जिसके फर्स्ट स्टेज में हम देखते हैं कि एम्परर किंग डाई पर एक बहुत बड़ी लाइटनिंग गिरती है, जिसे उन्होंने अपने ऊपर एक शील्ड बनाकर बहुत ही आसानी के
साथ ब्लॉक कर दिया था, जो देखकर बाहर खड़े मौजूद सब लोगों का ही मुंह खुला की खुला रह गया था। हाउफी हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर उन्होंने ये कैसे किया, उन्होंने इतनी आसानी के साथ फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट कर लिया। ड्रैगन एम्परर भी यहाँ पर एम्परर किंडाई की पावर देखकर सरप्राइज हो गए थे। वो एप एम्परर से कहते हैं कि उसकी एक मूव को ही देखकर मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये मुझसे और तुमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। तभी अचानक हम देखते हैं कि डिवाइन ट्राइबोल्यूशन एग्जाम का सेकंड स्टेज शुरू हो चुका था, जहाँ पर डिवाइन फ्लेम समन हो जाती है, वो भी एक ड्रैगन के फॉर्म में। किन्यू डिवाइन पर्पल ब्लैक फ्लेम को देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि यही सेम फ्लेम उसकी भी बॉडी में मौजूद है, लेकिन किन्यू इस फ्लेम के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तभी अचानक सोंगशी यहाँ किन्यू को बताता है कि इसे डिवाइन फ्लेम कहते हैं। ये डिवाइन फ्लेम सारी नॉर्मल फ्लेम से ज्यादा खतरनाक है और ये सिर्फ गॉड लेवल के वॉरियर्स की बॉडी में ही मौजूद होती है। किन्यू ये सारी बातें सुनकर समझ गया था कि मैं अपने ओरिजिन रेल में कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस ड्रैगन ने यहाँ एम्परर किंडाई पर हमला कर दिया था, जो कि एम्परर किंडाई को बुरी तरीके से जकड़ लेता है। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि एम्परर किंडाई के आसपास एक ग्रीन कलर का ऑरा रिलीज होना शुरू हो गया था, जो कि उस ड्रैगन को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। दूसरी तरफ किन्यू भी इस बार काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। वो हैरान होते हुए कहते हैं कि ना तो उन्होंने किसी डिवाइन वेपन का इस्तेमाल किया, ना उनके पास कोई डिवाइन आर्मर है। ये देखकर सेबल हैरान होते हुए कहते हैं कि अब ये कैसे मुमकिन है, एम्परर किंडाई ने इतनी आसानी के साथ सेकंड स्टेज को भी कंप्लीट कर लिया, फिर आखिर वो ये सब कैसे कर पा रहे हैं। तभी अचानक किन्यू को स्ट्राइक होता है कि उनकी बॉडी के आसपास एक ग्रीन कलर का ऑरा मौजूद है, जरूर ये इसी वजह से हो रहा होगा। इसके बाद अब तीसरे और आखिरी स्टेज की बारी थी, जहां हम देखते हैं कि पोर्टल के अंदर से ब्लैक कलर का फॉग निकलकर बाहर आ गया था। हाउफी को लगता है कि ये नॉर्मल ब्लैक फॉग है, लेकिन किन्यू से बताते हैं कि ये लाइटनिंग की सबसे ज्यादा खतरनाक फॉर्म है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस फॉग ने एम्परर किंडाई को चारों तरफ से घेर लिया था। किंडाई भी बहुत ही ज्यादा तकलीफ से गुजर रहे थे, वहाँ चारों तरफ अंधेरा हो गया था, जिसकी वजह से किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। किन्यू और बाकी सब लोगों को लग रहा था कि एम्परर किंडाई फेल हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने इस टेस्ट को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था। अब यहाँ पर ये मौका एम्परर यू और डेविल एम्परर के लिए भी काफी ज्यादा बेहतरीन है, इसलिए वो लोग आगे बढ़ते हुए किन्यू को जान से मारना चाहते थे, जबकि दूसरी तरफ किन्यू के दोस्त भी यहाँ फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी ग्रैंडमा यूनहो अपने साथियों से कहती है कि तुम लोग शांत हो जाओ और सिर्फ डिवाइन ट्राइबोल्यूशन एग्जाम पर ही ध्यान दो, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है एम्परर किंडाई इससे पास हो ही जाएगा। और उनकी ये बात सच भी थी, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि एम्परर किंडाई अपने क्लोज बनाकर उस फॉग से निकलकर बाहर आ गए थे और वो लास्ट स्टेज को भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं। जबकि साथ ही साथ यहाँ एम्परर किंडाई ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके डेविल एम्परर और एम्परर यू को भी फ्रीज कर दिया था। वो उनसे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग मेरी टेरिटरी में फाइट नहीं कर सकते। यहाँ पर हाउफी और सेबल आपस में बातें करते हुए कह रही थी कि एम्परर किंडाई तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उन्होंने अपनी बस थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करके एम्परर यू और डेविल एम्परर को अपनी ही जगह पर फ्रीज कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ किन्यू अपना दिमाग लगाकर समझ चुका था कि वो किसी तरह के जेड ग्रीन क्रिस्टल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने इस डिवाइन ट्राइबोल्यूशन एग्जाम को इतनी आसानी के साथ पास कर लिया। ये सुनकर एम्परर किंडाई भी अब यहाँ पर अपनी सारी सच्चाई बता देते हैं। वो बताती है कि आज से पूरे 10 मिलियन साल पहले मैं डिसेप्टिव गॉड पैलेस अपने साथियों के साथ मिलकर गया हुआ था, जहाँ पर मुझे एक ट्रेजर मिला। उस ट्रेजर का नाम है 9 एलिमेंटल वाटर पर, और ये कहती है उन्होंने वही जेड ग्रीन क्रिस्टल बाहर निकाल लिया था। वो बताती है कि जेड ग्रीन क्रिस्टल की वजह से मेरी ताकत तो कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन यहाँ पर इस क्रिस्टल के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको जो भी इस्तेमाल करता है ये उसके ग्रेड को सप्रेस कर देता है, इसी वजह से मैं आज तक ग्रेड 8 पर ही मौजूद हूँ, वरना तो मैं कई हजार साल पहले ही गोल्ड रेल में पहुंच चुका होता। कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये सुनकर डेविल एम्परर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये आर्टिफैक्ट वाकई में काफी ज्यादा कमाल का है, आपने इसके बदले बस थोड़ा सा ही कुछ खोया है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। साथ ही डेविल एम्परर वहाँ पर मौजूद सब लोगों से कहते हैं कि अब तो आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि डिसेप्टिव गॉड पैलेस कितना ज्यादा पावरफुल प्लेस है। वहाँ की सिर्फ एक आर्टिफैक्ट की मदद से एम्परर किंडाई इतने ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं, जबकि वहाँ तक जाने का रास्ता यानी कि मिस्टिक स्क्रोल तो किन्यू के पास मौजूद है। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद कल्टिवेटर्स काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। वो लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या सच में किन्यू के पास वहाँ जाने का मैप है। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था, जिस पर डेविल एम्परर कहता है कि मैं ये खुद नहीं कह रहा, बल्कि एम्परर यू भी इस बात को जानता है, वरना वो भला इस मामूली से इंसान का पीछा क्यों करता। ये सुनकर एम्परर यू कहते हैं कि अब छुपाने का कोई फायदा नहीं, तो इसलिए मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये बात सच है। किन्यू के पास डिसेप्टिव गॉड पैलेस तक जाने का मैप स्क्रोल है, साथ ही साथ उसके पास 10,000 बीच स्क्रोल भी मौजूद है। यहाँ पर मौजूद एम्परर यू और डेविल एम्परर ये बात सब लोगों को इसलिए बता रही थी ताकि वो सब लोग भी किन्यू की जान के पीछे पड़ जाए, ताकि किन्यू के पास भागने का कोई रास्ता न बच सके। यहाँ पर ये सब उनकी साजिश थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर सारे के सारे पावरफुल एम्परर एक हॉल में इकट्ठा हो चुके थे और वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। यहाँ पर डेविल एम्परर कहता है कि अब तुम लोगों को तो मालूम हो गया कि किन्यू के पास डिसेप्टिव गॉड पैलेस जाने का स्क्रोल है, और तुम लोग ये भी जानते हो कि डिसेप्टिव गॉड पैलेस में मौजूद आर्टिफैक्ट्स कितने ज्यादा खतरनाक है। मुझे तो अभी तक इस बात की हैरानगी है कि किन्यू ने हम लोगों पर हमला करके हमें जान से क्यों नहीं मारा। शायद अभी तक उसने डिसेप्टिव गॉड पैलेस से कोई चीज हासिल नहीं की। हमें कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो ये हमारे लिए खतरनाक है। इसी तरह अगर लोग वहाँ पर जाते रहे तो बिला वजह हम लोगों की जान भी खतरे में आ जाएगी। हम लोगों को रूल्स रखने होंगे ताकि 10,000 साल में सिर्फ एक बार ही हम वहाँ पर जा सके। इससे किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं आ पाएगी और शांति बरकरार रहेगी। ये सुनकर सारे के सारे क्लैन लीडर इस बात के लिए एग्री हो चुके थे। यहाँ की मीटिंग कंप्लीट होने के बाद सारे के सारे क्लैन लीडर वहाँ से चले गए थे, जबकि डेविल एम्परर और एम्परर यू तब भी कोई खिचड़ी पका रहे थे। वो कहते हैं कि हमारे प्लान का फर्स्ट
स्टेप कंप्लीट हो गया। अब चलो हमारा बाकी का अधूरा काम भी पूरा कर लिया जाए। ये कहने के बाद वो बहुत सारे कल्टीवेटर्स को लेकर सीधा किन्यू के मेंशन तक पहुंच जाते हैं, जहां किन्यू और उसके भाई आज के दिन डेविल एम्परर की साजिश के बारे में बात कर रहे थे। किन्यू जानता था कि डेविल एम्परर का मकसद क्या है, इसलिए वो गुस्सा होते हुए कहता है क्यों ना हम डेविल एम्परर और एम्परर यू को जान से मार दे। हमें दिखाना होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, वरना ये लोग यूं ही हमारे लिए फ्यूचर में भी मुश्किलें क्रिएट करते रहेंगे। वो यहाँ पर इस तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक इन लोगों को बाहर से कुछ लोगों की शैडो दिखाई देते हैं, जिस पर सेबल, हाफी, किन्यू समझ गए थे कि हम लोगों पर हमला हो गया, लेकिन अब इस बार वो भागना नहीं बल्कि फाइट करना चाहते थे। दूसरी तरफ भाई हम डेविल एम्परर और एम्परर यू को भी देखते हैं, जो कि बातें करते हुए कह रहे थे कि यहाँ पर हमें एम्परर किंडाई परेशान नहीं करेगा और किन्यू को उसके भाइयों के साथ मारकर यहाँ ठिकाने लगाने का सबसे ज्यादा बेहतरीन मौका है। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि डेविल एम्परर ने अपने ईगल को आगे की तरफ फाइट करने के लिए भेज दिया था, जिसका सिग्नल मिलकर वहाँ पर मौजूद बाकी के कल्टीवेटर्स भी किन्यू और उसके भाइयों पर हमला करने वाले थे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि किन्यू एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करके आधे कल्टीवेटर्स को तो जान से खत्म कर देता है। किन्यू खुश होते हुए कहता है कि चलो अच्छा हुआ डेविल एम्परर और एम्परर यू खुद यहाँ पर मरने के लिए आ गए, जबकि साथ ही साथ यहाँ पर किन्यू के दिमाग में एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्लान भी आ गया था। वो इसके बारे में सेबल को बताता है, लेकिन दूसरी तरफ सेबल इस प्लान से खुश नहीं होता। वो किन्यू से कहता है कि अगर हमने बाइलिंग को इस प्लान में शामिल कर लिया तो वो बिला वजह मारी जाएगी, लेकिन हाफी अपने भाई सेबल से कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। किन्यू कभी भी ऐसा कोई प्लान नहीं बनाएगा जिससे हमारी भाभी खतरे में आ जाए। किन्यू ने जरूर उनको बचाने का प्लान बनाया हुआ है, तो इसलिए किन्यू जो तुमसे कह रहा है फौरन वो करो। जो सुनकर अब सेबल भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है। यहाँ पर प्लान को शुरू करते हुए हम देखते हैं कि किन्यू अपने भाइयों को लेकर फोनों से स्पेस में रवाना हो गया था। ऐसा दिखा रहा था जैसे कि वो लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी के कल्टीवेटर्स भी उन्हें पकड़ने के लिए उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, जबकि रास्ते में सेबल किन्यू को बताता है कि मैंने बाइलिंग को सारा प्लान समझा दिया। ये सुनने के बाद किन्यू यूं ही आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था और एक प्लेनेट के करीब पहुंचने पर आखिरकार वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं, जो देखकर वो कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। एम्परर यू की वाइफ भी ये देखकर हैरान होती हुई कहती है कि किन्यू आखिर अचानक से फाइट करने के लिए क्यों रुक गया, क्या वो कुछ प्लानिंग कर रहा है, जिस पर एम्परर यू कहते हैं कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक हम देखते हैं कि डेविल एम्परर का जेड लॉकेट चमकना शुरू कर चुका था, जिससे डेविल एम्परर को बाइलिंग की लोकेशन मिल गई थी और वो समझ चुका था कि किन्यू और उसकी सारी फैमिली उसी प्लेनेट में मौजूद है। एम्परर यू ये सुनकर कहता है कि अच्छा, तो वो अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वो तेजी के साथ टेलीपोर्ट होकर अपने कल्टीवेटर्स के पास पहुंच गया था, जहां वो उन्हें ट्रेजर्स की लालच देते हुए कहता है कि आगे बढ़ो और किन्यू को मार दो। अगर तुमने उसे खत्म कर दिया तो मैं तुम लोगों को बहुत ही अमीर कर दूंगा। ये सुनकर वो कल्टीवेटर्स हिम्मत करते हुए किन्यू और उसके भाइयों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि किन्यू और उसके भाइयों ने भी अपनी एनर्जी अनलीश कर ली थी। यहाँ पर इन लोगों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि सेबल, हाफी और इवन किन्यू उन लोगों पर भारी पड़ रहे थे, जो देखकर कुछ कल्टीवेटर्स डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब किन्यू उन लोगों को जिंदा जाने कैसे दे सकता था, इसलिए किन्यू उन सब लोगों को वहीं पर जान से मार देता है। दूर खड़ा डेविल एम्परर ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। तभी अचानक उसे नजर आता है कि सेबल की फैमिली दूसरी तरफ भागने की कोशिश कर रही है। वो गुस्सा होते हुए कहता है, क्या हुआ अगर मैं इन तीनों से डायरेक्टली फाइट नहीं कर सकता, लेकिन मैं इन तीनों की कमजोरी जानता हूँ। असल में डेविल एम्परर का प्लान था कि वो जाकर सेबल की फैमिली को बंदी बना लेगा, जिसका इस्तेमाल करके वो इन तीनों को हरा सकता है। ये सोचते ही डेविल एम्परर ने तेजी के साथ सेबल की फैमिली की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ एम्परर यू की वाइफ कह रही थी कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि किन्यू ने हमारे लिए कोई ट्रैप बिछाया हुआ है, जबकि उसके ये कहने तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि डेविल एम्परर अपनी ही जगह पर फ्रीज हो चुका था और उसके सामने से चलता हुआ मास्टर गुलाम धीरे धीरे यहाँ पर डेविल एम्परर के पास आ जाता है, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन सीजन 5 का एपिसोड नंबर 18। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, एम्परर किंडाई का ट्राइबुलेशन एग्जाम सक्सेसफुल हो चुका था, जिसके बाद डेविल एम्परर और एम्परर यू यहाँ किन्यू को पकड़ने के लिए उसके प्लेनेट पर पहुंच चुके थे। किन्यू भी अब इन लोगों से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए उसने इरादा पक्का कर लिया था कि आज के दिन वो इनमें से किसी न किसी को तो जान से जरूर मारेगा। जिसके बाद किन्यू अपने भाइयों के साथ मिलकर एक बेहतरीन प्लान बनाता है। यहाँ पर इस प्लान के मुताबिक सेबल की फैमिली को चारे की तरह इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से डेविल एम्परर यहाँ सेबल की फैमिली को मारने के लिए उनके पीछे रवाना हो जाता है। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर वुलान आ गए थे, जिन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डेविल एम्परर को रास्ते में ही फ्रीज कर दिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहां डेविल एम्परर अपने क्लोन का इस्तेमाल करते हुए खुद को अनफ्रीज कर लेता है। साथ ही साथ डेविल एम्परर ने सीटी मारते हुए अपने ईगल को भी यहाँ पर बुला लिया था, ताकि वो ईगल ही जाकर सेबल की फैमिली को जान से मार सके। सेबल की फैमिली में कोई भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं कि वो उस ईगल को भी रोक सके। गॉफान अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा ताकतवर नहीं था। किन्यू को भी इस बात का एहसास हो गया था कि सेबल की फैमिली खतरे में है, इसलिए वो अपने भाइयों को लेकर उन्हें बचाने के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन रास्ते में एम्परर यू और उसकी वाइफ ने इन लोगों का रास्ता रोक लिया था। मास्टर वुलान तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, जिनकी फाइट डेविल एम्परर के साथ हो रही है। डेविल एम्परर कभी भी उनसे जीत नहीं सकता था, लेकिन मजबूरन सिचुएशन को खराब होता हुआ देखकर मास्टर वुलान यहाँ डेविल एम्परर को छोड़कर सीधा सेबल की फैमिली को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ जाते साथ ही उन्होंने ईगल पर हमला कर दिया था। इस मौके का फायदा उठाकर डेविल एम्परर भी वापस से यहाँ किन्यू और उसके भाइयों के पास आ गया था, जहाँ सेबल उसे देखकर गुस्से से पागल होता हुआ फौरन उस पर हमला कर देता है। सेबल और उसके भाई बेशक ही ब्रेक थ्रू करके
हैं, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि डेविल एम्परर के वो दो सुपरडेंट भी यहाँ पहुँच चुके थे, जो कि सेबल पर हमला करना शुरू कर देते हैं। सेबल अकेले इन तीनों को नहीं संभाल सकता था। पीछे की तरफ हाफी और किन्यू की भी फाइट हजारों कल्टीवेटर से हो रही थी, जहाँ वो अपने सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उनका सामना कर रहे थे। लेकिन जब किन्यू देखता है कि सेबल को तीनों तरफ से घेर लिया गया है, तो इसलिए वो हाफी से कहता है कि जाकर तुम सेबल की मदद करो, मैं अकेले ही इन लोगों को देख लूंगा। हाफी भी किन्यू का ऑर्डर सुनते ही फौरन अपने स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों सुपरडेंट पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अब सेबल की फाइट अकेले डेविल एम्परर से होने वाली थी। सेबल डेविल एम्परर को अपने सामने देखकर कहता है कि बस बहुत हुआ, आज के दिन में ये सब खत्म कर दूंगा। जिस पर डेविल एम्परर हंसते हुए कहता है कि क्या तुम में इतनी हिम्मत है, क्योंकि मुझे लगता है शायद तुम मेरी रफ्तार के बारे में भूल चुके हो। सेबल उसकी ये बातें इग्नोर करते हुए सीधा अपने स्पीयर को लेकर आगे की तरफ हमला करना शुरू कर देता है, जहाँ हम देखते हैं कि डेविल एम्परर ने भी अपनी क्राउन का इस्तेमाल करते हुए खुद की रफ्तार को बढ़ा दिया था, इसीलिए सेबल उसे टच भी नहीं कर पाता, जबकि दूसरी तरफ डेविल एम्परर उस पर हमला करते हुए लगातार उसे घायल करता जा रहा था। साथ ही साथ हम किन्यू की भी सिचुएशन देखते हैं, जहाँ उसने अपने आसपास के सारे कल्टीवेटर्स को जान से मार दिया था और अब उसका मुकाबला हो रहा था एम्परर ड्यू और उसकी वाइफ से, जो कि दोनों मिलकर काफी ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि किन्यू अपने मीटियोर फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करके उन पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसे एम्परर ड्यू ने आसानी के साथ ब्लॉक कर दिया था। साथ ही साथ वो दोनों मिलकर किन्यू पर 1000 स्लैश अटैक कर देते हैं, जिससे किन्यू तकरा गया था। दूर से ये सारा नजारा सेबल की वाइफ और उसकी बेटी भी देख रही थी, जहाँ हेटोंग को अपने फादर और अंकल किन्यू की फिक्र हो रही थी। वो कहती है कि काश मैं इन लोगों के लिए कुछ कर सकती। दूसरी तरफ मुफान भी कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं भी किसी काम का नहीं, वरना आज मैं तुम्हारी फैमिली को बचाने में जरूर मदद करता। जिस पर हम देखते हैं कि हेटोंग को याद आता है कि मास्टर वुलान भी तो हमारी हिफाजत करने के लिए यहीं पर पास में खड़े हैं, इसलिए हेटोंग जाकर मास्टर वुलान को मनाने की कोशिश करती है कि वो अंकल किन्यू की मदद करे, लेकिन मास्टर वुलान साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहती है कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ तुम लोगों की हिफाजत करना है, मुझे किसी भी फाइट में हिस्सा नहीं लेना। जिस पर हेटोंग बॉलीवुड लेवल की एक्टिंग करते हुए कहती है, ठीक है अंकल, अगर आप नहीं जाओगे तो मैं खुद जाऊंगी, लेकिन आपको मालूम है अगर मैं गई तो मुझे चोट लग जाएगी, हो सकता है कि मैं जिंदा भी ना बचूं, फिर आपके साथ चाय कौन पिएगा और आपके साथ घर घर कौन खेलेगा। जिस पर मास्टर वुलान को भी मजबूरन पिघलना पड़ता है। वो कहते हैं, ठीक है मेरी माँ, मैं उसे बचाने के लिए जा रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर किन्यू की लगातार हमलों की वजह से हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी अचानक मास्टर वुलान भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखकर एम्परर ड्यू अपनी वाइफ से कहता है कि मैं इस आदमी की पावर्स लेवल को नहीं देख पा रहा, इसकी पावर्स अनप्रेडिक्टेबल है, मुझे ये बहुत ही खतरनाक लग रहा है। लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि फिलहाल हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, किन्यू हमारे सामने है, बस हमें उस पर एक और हमला करना है और हम उसे जान से मार देंगे। ये सोचते वो दोनों किन्यू पर हमला करने के लिए तैयार हो ही रहे थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर वुलान अपने पंच का इस्तेमाल करते हुए एम्परर ड्यू पर हमला कर देता है। साथ ही साथ वो कहता है कि शायद तुम्हें मालूम नहीं कि कब तुम्हें रुक जाना चाहिए। किन्यू भी यहाँ पर मास्टर वुलान की एंट्री को देखकर थोड़ा सा सरप्राइज जरूर हो गया था। इसके बाद वो फौरन अपने मीटियोर स्टोन का इस्तेमाल करते हुए खुद को हील कर लेता है, जिसके बाद वो मास्टर वुलान के पास आकर उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि मास्टर वुलान आप तो फाइट नहीं करना चाहते थे, फिर आखिर यहाँ पर आप क्यों आए। जिस पर मास्टर वुलान कहते हैं कि पूरे फेरी कॉन्टिनेंट में कोई भी इतना पावरफुल नहीं कि वो अपनी बात को मनवाने पर मुझे मजबूर कर दे, सिवाय तुम्हारी भांजी हेटोंग के, उसने मुझे मनाया और आखिरकार मुझे मजबूर होकर यहाँ आना ही पड़ा। किन्यू उनकी ये बात सुनकर उनका शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद मास्टर वुलान अभी कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन तभी अचानक आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है, जो कि मास्टर वुलान को यहाँ से टेलीपोर्ट करके ले गया था। किन्यू को भी ये देखकर कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर अचानक ये क्या हुआ। दूसरी तरफ हम एम्परर ड्यू को देखते हैं, जो कि मास्टर वुलान के अटैक से बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। यहाँ पर उसकी वाइफ कहती है कि पता नहीं ये किन्यू आखिर है क्या, क्योंकि जब देखो इसे कोई न कोई बचाने के लिए आ जाता है, आखिर इसके पास इतने पावरफुल लोग आए कहाँ से। वो दोनों भी ये सब सोच रही थी। तभी अचानक किन्यू भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि एम्परर ड्यू से कहता है कि चलो अब मैंने खुद को हील कर लिया, अब तुम्हारी और मेरी ताकत एक बराबर हो चुकी है, तुमने चूंकि मेरी फैमिली को मारने की कोशिश की, इसलिए आज की दिन तुम्हारा जिंदा बचना नहीं बनता, मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। जो सुनकर एम्परर ड्यू को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो किन्यू से कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम हम दोनों को अकेले हरा सकते हो। ये कहती है एम्परर ड्यू और उसकी वाइफ हवा में आती है, अपने दोनों स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए किन्यू पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जहाँ उन लोगों ने किन्यू के आसपास एक बैरियर को क्रिएट कर दिया था, ताकि वो लोग यहाँ पर किन्यू को कुचल सके। ये बैरियर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसे दूर से सेबल और हाफी भी देख पा रहे थे, लेकिन वो चाहकर भी किन्यू की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी फाइट में बुरी तरीके से उलझे हुए थे। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि वो बैरियर भी धीरे धीरे करके छोटा होता जा रहा था। तभी अचानक किन्यू अपने होली आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए किन्यू ने उस बैरियर को भी पेनिट्रेट कर दिया था। ये देखकर एम्परर ड्यू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। वो अपनी वाइफ से कहता है कि अब हमें अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। ये कहती है एम्परर ड्यू और उसकी वाइफ दोनों मिलकर अपने पेयरलेस किंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के पास आ गए थे। साथ ही साथ उन दोनों की स्वॉर्ड्स भी कंबाइन हो चुकी थी। वो इस डबल स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए किन्यू पर हमला कर देते हैं, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर किन्यू ने भी अपने सोल पपेट की स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था, और वो भी बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ दोनों की स्वॉर्ड के एक दूसरे पर टकराती है। हम देखते हैं कि एम्परर ड्यू अपनी स्वॉर्ड की एनर्जी यूं ही बढ़ाता जा रहा था, जिसकी वजह से वो लोग किन्यू पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन किन्यू भी जानता था कि आज ये मेरे पास आखिरी मौका है, इसलिए वो फौरन अपने मीटियोर स्टोन का इस्तेमाल करते हुए खुद की आर्मर की एनर्जी और ज्यादा बढ़ा देता है, जिस
टेक्निक को भी कैंसिल कर दिया था। इसी वजह से एम्परर यू को चोट भी लग जाती है, जो देखकर उसकी वाइफ भी घबरा चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ किन्यू के पास ये एक बेहतरीन मौका था कि आज के दिन वो इन दोनों को जान से मार दे। इसलिए वो फौरन अपने स्काई ब्रेकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ इन दोनों पर हमला कर देता है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर एम्परर यू ने अपनी वाइफ को साइड पर कर दिया था और वो अटैक सीधा जाकर एम्परर यू के सीने को चीर देता है। जीनू ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वो किन्यू पर गुस्सा करते हुए आगे की तरफ उस पर हमला करने के लिए जा रही थी। लेकिन एम्परर यू जानता था कि उसका अंत आ चुका है। साथ ही उससे अगर जीनू को इस अटैक करने से नहीं होगा तो जीनू भी यहाँ पर मारी जाएगी, इसलिए वो तेजी के साथ टेलीपोर्ट होकर जीनू को रोकते हुए उसे यहाँ से ले जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ग्रैंडमा युनहुआ पर आ जाता है, जो कि अपने टेंपल से ये सारा नजारा देख रही थी। वो किन्यू की इतनी पावर देखकर खुश होते हुए कहती है कि मुझे किन्यू पर पहले ही यकीन था। साथ ही हमें जानने को मिलता है कि मास्टर वुलान को ग्रैंडमा युनहुआ यहाँ पर लेकर आई थी। वो जानती थी कि किन्यू अकेले ही उनको संभाल सकता है। किन्यू के एम्परर यू से जीतने के बाद अब हम हाउ युवी को देखते हैं, जिसकी फाइट अभी भी उन दो सुपरडेंट से चल रही थी। वो गुस्से में आकर अपने स्पिरिचुअल फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके साथ साथ हाउफी ने अब तक के अपने सबसे ज्यादा पावरफुल 36 स्काई स्कैप्टर टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लिया था। वो इनका इस्तेमाल करते उन दोनों सुपरडेंट पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे। वो जान चुके थे कि हम दोनों मिलकर भी हाउफी का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो दोनों यहाँ से अपनी जान बचाते हुए निकल लेते हैं। किन्यू यहाँ हाउफी के पास आकर कहता है कि शाबाश मेरे शेर, मैं तो वैसे ही डर रहा था कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, लेकिन तुमने तो अकेले उन दोनों को संभाल लिया। जिस पर हाउफी कहता है कि नहीं, ये तो कुछ भी नहीं, बस अफसोस तो इस बात का कि वो दोनों यहाँ से भाग गए। जिस पर किन्यू कहता है कि कोई बात नहीं, हम उनका पीछा नहीं करेंगे, अभी के लिए हमें सेबल की मदद करनी चाहिए। जिस पर वो दोनों ही सेबल की मदद करने के लिए वहाँ से रवाना हो गए थे। साथ ही हम सेबल को देखते हैं, जिसकी फाइट डेविल एम्परर से हो रही थी। काफी ज्यादा चोट खाने के बावजूद भी सेबल हार नहीं मानता। वो अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए गुस्से के साथ डेविल एम्परर पर हमला कर देता है, जिसे रोकने की डेविल एम्परर अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसे टकराकर बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि किन्यू और हाउफी भी अब तक यहाँ पर पहुंच चुके थे। यहाँ तीनों भाइयों को अपने सामने देखकर डेविल एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि मैं तुम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो कहते साथ ही वो अपनी सारी एनर्जी जमा करके एक स्पिरिचुअल फिस्ट का इस्तेमाल करके इन तीनों पर हमला कर देता है, जिसे इन तीनों ने मिलकर आसानी के साथ कैंसिल कर दिया था। ये देखकर तो डेविल एम्परर की आंखें खुली रह गई थी। वो समझ गया था कि अब तो मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर किन्यू उसे इतनी आसानी के साथ जाने कैसे दे सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि उन तीनों भाइयों ने तेजी के साथ मूव करते हुए इसे घेर लिया था, जहाँ वो एक साथ रेडी होते हुए इस पर एक जोरदार हमला कर देते हैं। इस हमले को रोकने की डेविल एम्परर अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, पर यहाँ तीनों भाइयों की एनर्जी एक साथ इकट्ठा होने की वजह से वो काफी ज्यादा थी, इसलिए डेविल एम्परर ऐसा कर नहीं पाता। उल्टा एक बड़े ब्लास्ट के साथ उसे और भी ज्यादा गहरी चोट लग चुकी थी, जिसकी वजह से डेविल एम्परर सोचता है कि अगर मैं यहाँ ज्यादा देर तक रुका तो मेरी मौत पक्की है। इसलिए हम देखते हैं कि डेविल एम्परर ने फौरन से अपनी क्राउन का इस्तेमाल करते हुए खुद की अल्ट्रा स्पीड को एक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद वो तेजी से यहाँ खुद की जान बचाते हुए निकल जाता है। किन्यू के भाई उसे फॉलो करना चाहते थे, लेकिन किन्यू अपने भाइयों से कहता है कि रहने दो। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में ये लोग वापस अपने मेंशन आ चुके थे, जहाँ हाउफी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि आज के दिन आखिर हमें फायदा ही क्या हुआ, हमने उन दोनों को जाने दिया। जिस पर किन्यू कहता है कि तुम फिक्र ना करो, क्योंकि मैंने एम्परर यू पर अपने स्काई ब्रेकिंग फिंगर टेक्निक से हमला किया था, जिसकी वजह से वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी हील हो पाएगा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि सेबल ने आखिरकार गाओफान को अपनी फैमिली का हिस्सा मान लिया था। वो जानता था कि गाओफान इंजर्ड है, इसलिए सेबल अपने पास से एक हीलिंग पिल निकालकर यहाँ गाओफान को दे देता है, क्योंकि गाओफान ने उसकी फैमिली को बचाने के लिए खुद की जान को दांव पर लगा दिया था। यहाँ पर ये बात जानकर हेटोंग को भी काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, तभी अचानक वहाँ पर मास्टर वुलान भी आ जाते हैं, जो कि किन्यू से कहते हैं कि किन्यू, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। जो कहते साथ ही सीन शिफ्ट होकर यह एम्परर यू के पैलेस पर आ चुका था। हम देखते हैं कि एम्परर यू और मिस जीनू वापस आ चुके हैं। एम्परर यू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, जो देखकर जीनू को काफी दुख हो रहा था। वो एम्परर यू को अपने सामने बिठाकर उसे हील करने की पूरी कोशिश करती है। वो जानती थी कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। तभी अचानक एम्परर यू उसे बीच में रोकते हुए कहता है कि बस कर दो, तुम मुझे हील नहीं कर सकती। मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, यानी कि मेरा आखिरी वक्त करीब आ चुका। मैं तुमसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ, प्लीज उसे गौर से सुनना। पहले तो मुझे माफ कर दो कि मैंने जो वादे तुमसे किए मैं उन्हें निभा नहीं पाया, ना तो मैं तुम्हारा साथ दे पाऊंगा। ये कहते हुए एम्परर यू ने अपने पास से एक आर्टिफैक्ट निकालकर यहाँ जीनू को दे दिया था, जिसके साथ ही वो कहते हैं कि ये मेरी आखिरी निशानी तुम्हारे पास होगी। साथ ही साथ वो कहते हैं कि मेरे मरने के बाद तुम किन्यू से बदला लेने के लिए बिल्कुल मत जाना, क्योंकि किन्यू और उसके भाई अब बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, तुम उनसे लड़ नहीं सकती। ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था। जीनू रो रही थी। वो कहती है कि नहीं, तुम मर नहीं सकते। जबकि एम्परर यू यहाँ आखिरी बार अपनी वाइफ को हक करते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहूंगा और मैं दोबारा ये सारी गलतियाँ कभी नहीं करूंगा। जिसके साथ ही एम्परर यू का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जीनू को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो दर्द से जोरों के साथ चिल्लाती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, किन्यू से फाइट करने की वजह से एम्परर यू काफी बुरी तरीके से घायल हो चुका था, जहां वापस अपने महल में आने के बाद उसकी वाइफ उसे हील करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एम्परर यू की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई, जो बात जीनू को बिल्कुल भी बर्दाश्त
बर्दाश्त नहीं होती, वो दर्द से जोरों के साथ चिल्ला रही थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि जीनो सीधा यहाँ डेविल एम्परर के पास आ गई थी और वो उससे कहती है कि तुम और मैं मिलकर किन्यू से बदला लेने के लिए जाएंगे। लेकिन डेविल एम्परर साफ-साफ उसे मना कर देता है। वो उससे कहता है कि तुम और मैं किन्यू और उसके भाइयों का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। ये कहते उसने जीनो को वहाँ से भगा दिया था। अब के बाद तो डेविल एम्परर को खुद की भी फिक्र हो रही थी क्योंकि लास्ट टाइम वो बड़ी मुश्किल से खुद की जान बचाकर निकला था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ किन्यू पर आ जाता है जिसे मास्टर वुलान अपने बारे में बता रहा था। वो उसे बताता है कि मैं गोल्ड रैंक का एक बीस्ट था जहाँ पर मेरी ताकत इतनी ज्यादा नहीं थी, मैं नॉर्मल लोगों के हिसाब से काफी ज्यादा कमजोर था। उसके बाद मेरी मुलाकात हुई नी यांग रैंक के एम्परर से जिसके 10,000 बीस्ट में मैं कैद हो चुका था। इसकी वजह से मुझे यहाँ इमोर्टल वर्ल्ड में आना पड़ा। साथ ही साथ यहाँ पर मास्टर वुलान किन्यू को टेंपल ऑफ मिस्ट्री के बारे में भी बताते हैं जिसके अंदर मौजूद ट्रेजर तक पहुँचने का मैप यहाँ किन्यू के पास है। वो किन्यू से कहती है कि अगर तुम्हें वो ट्रेजर और आर्टिफैक्ट्स मिल गए तो तुम उसका इस्तेमाल करके गोल्ड रेल में काफी आसानी के साथ जा सकते हो। जो सुनकर किन्यू खुश हो गया था क्योंकि गोल्ड रेल में जाने के बाद वो अपनी मोहब्बत से मिल पाएगा। ये सारी बातें जानने के बाद किन्यू मास्टर वुलान का शुक्रिया अदा करता है जिस पर मास्टर वुलान कहता है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि खुद के लिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे तुम गोल्ड रेल जाओगे मैं भी वापस अपने घर जा पाऊंगा। किन्यू मास्टर वुलान से कहता है कि मैं जल्द से जल्द मिस्ट्री टेंपल जाकर आपको वापस अपने घर पहुंचने में मदद करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक और जरूरी काम पूरा करना है। जो कहने के बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किन्यू मिस लिन को लेकर यहाँ हांशु की कब्र पर आ चुका था क्योंकि अब उसने अपने डेसिबल की मौत का बदला ले लिया है। मिस लिन भी यहाँ पर हांशु के बारे में सोचकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, लेकिन किन्यू से कहता है कि तुम्हें इमोशनल होने के बजाय खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मैं भी उस वक्त इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, ये मेरी ही कमजोरी थी। अगर उस वक्त मैं ताकतवर होता तो शायद मैं अपने डेसिबल को बचा भी लेता। मिस लिन भी किन्यू की ये बातें सुनकर कहती है कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं थी और आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे खुद के ताकतवर करने पर ध्यान देना होगा ताकि मैं अपने प्यारों की हिफाजत कर सकूं। यहाँ मिस लिन के जाने के बाद किन्यू जेंगली के बारे में याद करता है। वो अपने मन में कहता है कि मैं नहीं जानता कि गोल्ड रेल में तुम कहाँ पर होगी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ लेकिन उसके लिए अभी मुझे और ज्यादा ताकतवर होना होगा। ये सारी बातें सोचते हुए किन्यू डिसाइड करता है कि अब वो हर हाल में टेंपल ऑफ मिस्ट्री जाएगा ताकि वो आर्टिफैक्ट हासिल करके खुद को ताकतवर कर सके और इसी वजह से वो गोल्ड रेल भी जा पाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ किन्यू अपनी फैमिली के पास आ गया था। वो उनसे कहता है कि अब डेविल एम्परर को हमारे घर की लोकेशन मिल चुकी है, इसलिए अब तुम लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि जब तक हम ये प्रॉब्लम सॉल्व ना कर दे तब तक तुम लोग जेंगलन रेल में रहो। जो सुनकर तो हेटोंग काफी ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि वो वहाँ पर अपनी फैमिली और गांव फान के साथ मिलकर रह सकती है। यहाँ अपनी फैमिली को जेंगलन रेल में भेजने के बाद हम देखते हैं कि किन्यू अपने भाइयों को लेकर टेंपल ऑफ मिस्ट्री को ढूंढने के लिए रवाना हो चुका था। किन्यू और उसके भाई अपने मैप का इस्तेमाल करते हुए स्पेस में लगातार कई दिनों तक सफर करते हैं जहाँ आखिरकार वो एक पोजीशन पर पहुंच गए थे जहाँ उन्हें अपने सामने एक स्पेस क्रैक दिखाई दे रहा था। मिस्टिक स्कूल की वजह से किन्यू को मालूम होता है कि हमारा टेंपल ऑफ मिस्ट्री इसी क्रैक के अंदर होगा, इसलिए वो तीनों भाइयों मिलकर सीधा उस क्रैक के अंदर चले गए थे जहाँ आखिरकार वो लोग दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम की बात तो ये होती है कि टेंपल ऑफ मिस्ट्री के दरवाजे को किसी ने सील कर दिया था जिस पर किन्यू हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये किसने किया है। जिस पर ब्रदर वुजू किन्यू को सब कुछ बता देता है कि सारे एम्परर्स ने मिलकर ये सील क्रिएट की थी क्योंकि उन्हें डर था कि कोई भी आर्टिफैक्ट हासिल करके उनकी जान के पीछे पड़ सकता है। साथ ही साथ उन लोगों ने ये भी डिसाइड किया था कि हर 10,000 साल में एक बार वो लोग इस टेंपल के दरवाजे को ओपन करेंगे। किन्यू ये सारी बातें सुनकर समझ गया था कि ये डेविल एम्परर और एम्परर रियू की ही चाल होगी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं उनसे ज्यादा ताकतवर हो जाऊं। हान्यू किन्यू की ये बात सुनकर कहता है क्या हुआ अगर उन लोगों ने ये सील बनाई थी, हम लोग इसे तोड़ भी सकते हैं और वैसे भी अभी तुम्हारे खिलाफ कौन ही खड़ा होगा क्योंकि ऑलरेडी हमने एम्परर रियू को तो जान से मार दिया जबकि दूसरी तरफ डेविल एम्परर बुरी तरीके से इंजर्ड है और बाकी के एम्परर्स को तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। किन्यू अपने भाइयों की बात सुनकर कहता है कि हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा क्योंकि हम लोग 10,000 साल तक तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकते। ये कहती वो अपने मीटियोर टेक्निक का इस्तेमाल करके उस सील को तोड़ने की कोशिश करता है पर वो सील तो काफी ज्यादा पावरफुल थी जिस पर हाफी कहता है कि चलो चलो तुम लोग पीछे हट जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सील को कैसे तोड़ा जाए। ये कहते हुए हाफी ने भी अपनी स्टिक का इस्तेमाल करके उस सील को तोड़ने की कोशिश की पर वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। इसलिए हम देखते हैं कि किन्यू अपने भाइयों से कहता है क्यों ना हम तीनों मिलकर एक साथ इस सील पर हमला करें, तब शायद ये सील टूट जाए। जो सुनकर ये तीनों भाई बिल्कुल ऐसा ही करता है। तीनों ने अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हुए एक पावरफुल अटैक से उस सील पर हमला कर दिया था। इन तीनों के अटैक के बावजूद भी उस सील पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। किन्यू समझ गया था कि हम लोग यहाँ अपना वक्त ही जाया कर रहे हैं, हमें थोड़ी सी और मदद चाहिए होगी। जिस पर हम देखते हैं कि किन्यू ने वहाँ पर वुजू, मास्टर वुलान और अपने बीस्ट फ्रेंड को समन कर लिया था। साथ ही साथ वो इन्हें बताता है कि मैं टेंपल ऑफ मिस्ट्री जाना चाहता हूँ जिसके दरवाजे पर ये सील बनी हुई है, क्या तुम इसे तोड़ सकते हो। जिस पर वो बीस्ट मास्टर कहता है कि क्या ये सील इतनी ज्यादा पावरफुल है। हाँ ऑफ कोर्स हम इसे तोड़ देंगे, लेकिन दूसरी तरफ वुजू कहता है कि नहीं, ये सील एक 89 लॉकिंग अरे है जिससे कोई भी आसानी के साथ नहीं तोड़ सकता। मास्टर वुलान यहाँ पर किन्यू को डिटेल में बताते हैं कि 89 लॉकिंग अरे को बनाने के लिए बहुत सारे मास्टर्स की जरूरत पड़ती है जबकि साथ ही साथ इसे तोड़ने के लिए भी आपको कम से कम 72 एम्परर लेवल के मास्टर चाहिए होंगे। किन्यू ये सुनकर थोड़ा सा उदास हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ मास्टर वुलान यहाँ पर कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए एक कोशिश जरूर करेंगे। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि उस बीस्ट मास्टर ने सबसे पहले आगे जाकर एक जोरदार पंच उस सील पर कर दिया था, लेकिन वो सील का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। इसके बाद ब्रदर वुजू की बारी थी जो कि अपने सुपर ड्रैगन म्यूटेटेड बीस्ट को बाहर निकाल लेता है। उसके म्यूटेटेड ड्रैगन बीस्ट के बावजूद भी वो सील को ब्रेक नहीं कर पाता। ये देखकर तो ब्रदर वुजू भी थोड़ा सा उदास हो गया था। इसके बाद मास्टर वुलान भी अपने मैजिकल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए सील को तोड़ने की कोशिश करते हैं पर उस पर कोई असर नहीं होता। किन्यू यहाँ पर अपने दोस्तों की नाकामी देखकर थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया था, लेकिन मास्टर वुलान उससे कहते हैं कि अभी के लिए इतनी जल्दी हार मत मानो, क्यों ना हम सब लोग मिलकर एक कोशिश करें,
शायद हम लोग कामयाब हो जाए। किन्नी उनका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि वो किन्नी के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि किन्नी और उसके दोस्तों ने अपनी एनर्जी एक्टिवेट करके वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर दी थी, जिसके पावरफुल अटैक से वो सील को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। काफी देर तक एनर्जी देने के बावजूद भी वो सील नहीं टूटती, जिसकी वजह से आखिरकार इन सब लोगों को हार मानना ही था क्योंकि अब इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं। बीच मास्टर और ब्रदर वुजू तो वहाँ से चले गए थे, जबकि दूसरी तरफ मास्टर वुलान यहाँ पर किन्नी से माफी मांग रहा था क्योंकि उसकी मदद नहीं कर पाया। लेकिन किन्नी इतनी आसानी के साथ हार मानने वालों में से नहीं था। वो कहता है क्या हुआ, टेंपल ऑफ मिस्ट्री के वैसे भी 2 दरवाजे हैं, अगर इन लोगों ने एक दरवाजा बंद कर दिया मैं दूसरे का इस्तेमाल कर लूंगा। जिस पर मास्टर वुलान कहते हैं कि टेंपल ऑफ मिस्ट्री का दूसरा दरवाजा तो डार्क स्टार रेल्म में है। तुम जानते हो ना कि अगर तुम वहाँ पर गए तो वो लोग तुम्हें पहचान लेंगे, जिसके बाद तुम्हारे कई दुश्मन बन जाएंगे और तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी क्योंकि वो लोग हमारे इमोर्टल यूनिवर्स के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जिस पर किन्नी कहता है कि आप उसकी बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं खुद की एनर्जी को छुपाना जानता हूँ, मैंने पहले भी एक बार ये काम किया था। अगर मैं अपनी एनर्जी को छुपा लूँ तो वो कभी भी मुझे नहीं पहचान सकते। हफी को भी ये बात अच्छे से मालूम थी, इसलिए वो मास्टर वुलान से कहती है कि हाँ ब्रदर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो इस काम में माहिर है। इसके बाद किन्नी ने डिसाइड कर लिया था कि वो डार्क स्टार रेल्म की यूनिवर्स में जाएगा क्योंकि वहाँ से टेंपल ऑफ मिस्ट्री का दूसरा दरवाजा ओपन होता है। जिस पर हफी और सेबल भी किन्नी के साथ जाना चाहते थे, लेकिन वो उन दोनों को मना करते हुए कहता है कि नहीं, तुम लोगों की जान वहाँ खतरे में आ जाएगी और मैं अपने भाइयों को दोबारा से खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए मैं अकेले ही वहाँ पर जाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं जहाँ पर किन्नी कई हफ्तों के सफर के बाद आखिरकार डार्क स्टार रेल्म पहुँच जाता है। यहाँ पहुँचने पर वो कुछ प्लैनेट्स को देखता है जो कि बिल्कुल इमोर्टल यूनिवर्स के प्लैनेट्स की तरह ही लग रहे थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी जिंदा जानदार चीज नहीं थी। ये भी इसलिए इस प्लैनेट पर रुकता नहीं बल्कि वो किसी ऐसे प्लैनेट की तलाश कर रहा था जहाँ पर उसे कोई इंसान मिल सके। इसी बात को माइंड में रखते हुए किन्नी एक दूसरे स्टार जिसका नाम अबाइस प्लैनेट था वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ का ग्रेविटेशन पुल बहुत ही ज्यादा था जिसे शुरू में तो किन्नी भी झेल नहीं पा रहा था, लेकिन फिर वो अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को बैलेंस कर लेता है। किन्नी अपने मन में सोचता है कि यहाँ का ग्रेविटेशन पुल बहुत ही ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ के लोग बहुत ही जल्दी कल्टीवेट करके खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी को नॉर्मल से ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ता होगा। यहाँ पर किन्नी ये सब सोच ही रहा था, तभी अचानक उसे एक साइड से फाइट करने की आवाजें और एनर्जी दिखाई देती है, जिसे फॉलो करते हुए किन्नी जब वहाँ पर पहुँचता है तो उसकी नजर पड़ती है कि एक आदमी किसी लड़की को जान से मारने की कोशिश कर रहा है, वो भी किसी गोल्डन कोर्स के लिए। दूसरी तरफ वो लड़की बहुत ही बुरी तरीके से घायल थी। वो आदमी जिसका नाम जोंग था वो यहाँ पर उस लड़की से कहता है कि चलो भी वो गोल्डन कोर्स मुझे दे दो क्योंकि उनका इस्तेमाल करके मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता हूँ। जबकि दूसरी तरफ वो लड़की जिसका नाम यू था वो उसे मना करते हुए कहती है कि नहीं, इसे मैंने अपनी मेहनत से पाया है, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकती। जिस पर हम देखते हैं कि जोंग उसे जान से मारने ही वाला था, तभी अचानक किन्नी इन लोगों के बीच में आ जाता है जहाँ उसने जोंग का हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ धकेल दिया था। साथ ही साथ वो जोंग से कहता है कि चले जाओ यहाँ से, लेकिन जोंग उसकी बात ना मानते उस पर हमला करना चाहता था। जिस पर हम देखते हैं कि किन्नी उसे गर्दन से पकड़ लेता है। यहाँ पर किन्नी उसे मारते हुए साथ ही साथ उसकी मेमोरी भी खुद में अब्सॉर्ब कर रहा था। यह जोंग की सोल मेमोरीज की वजह से किन्नी को मालूम हो जाता है कि इस पूरे के पूरे डार्क स्टार रेल्म में सिर्फ 3 ही ऐसे प्लेनेट हैं जहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं। इन तीनों प्लैनेट्स का ग्रेविटेशन पुल बहुत ही ज्यादा है, इसलिए जब यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है उसकी भी ताकत काफी ज्यादा होती है। नॉर्मल्स के हिसाब से यहाँ पर कल्टीवेशन लेवल तेजी से बढ़ सकता है। इस सब के बावजूद भी वहाँ के 90% लोग तो सिर्फ 3 लेवल पर थे, जबकि कुछ ही एम्परर लेवल के लोग थे, उन्हें एल्डर्स कहा जाता है। यहाँ ये सारी मेमोरीज हासिल करने के बाद किन्नी ने जोंग को जान से मार दिया था, जिस पर यू यहाँ पर किन्नी का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि थैंक यू, आपने मेरी जान बचा ली। किन्नी जियायू से कहता है कि वैसे ये बताओ कि आखिर ये जोंग तुम्हें जान से क्यों मारना चाहता था और आखिर ये गोल्डन कोर्स है क्या? जिस पर वो हैरानगी के साथ किन्नी से सवाल करते हुए कहती है कि क्या आप इस प्लेनेट के नहीं हो? जिस पर किन्नी बताता है कि मैं एक दूसरे प्लेनेट से आया हूँ और मैं कभी भी अपने प्लेनेट से बाहर नहीं निकला, मैंने बस अकेले रहकर खुद की कल्टीवेशन की। ये सुनकर किन्नी बताती है कि गोल्डन कोर्स हमें गोल्डन एट्रीब्यूशन बीज से मिलते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम खुद की ताकत को बढ़ा पाएंगे। हमारे इस प्लेनेट पे 3 तरह के बीज है, गोल्डन एट्रीब्यूशन बीज, फायर एट्रीब्यूशन बीज, आइस एट्रीब्यूशन बीज। किन्नी ये सारी बातें सुनने के बाद उससे कहता है कि वैसे तुम भी काफी पावरफुल लग रही हो, क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हें कल्टीवेशन करते हुए कितने साल हो गए? जिस पर जियायू बता रही है कि मैंने सिर्फ 100 साल तक कल्टीवेशन की है, जो सुनकर किन्नी थोड़ा सा इंप्रेस हो गया था क्योंकि 100 साल की कल्टीवेशन से जियायू इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई, जबकि किन्नी ने हजारों साल की कल्टीवेशन की है। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान इसी तरह की बातें चल ही रही थी, तभी अचानक किन्नी सेंस करता है कि कुछ गोल्डन एट्रीब्यूशन के बीज किन्नी की तरफ आ रहे हैं। जिस पर जियायू तो घबरा चुकी थी क्योंकि उसने एक गोल्डन एट्रीब्यूशन बीज को भी मुश्किल से हराया था। दूसरी तरफ किन्नी उसे कहता है कि घबराओ मत, इस बार मैं तुम पर नजर रखूंगा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि किन्नी ने ग्रीन एनर्जी यहाँ जियायू की बॉडी में डाल दी थी। ये सब कहने के बाद किन्नी वहाँ से टेलीपोर्ट होकर चला जाता है ताकि जियायू अकेले ही उनसे फाइट कर सके। किन्नी दूर से खड़ा होकर उन बीस्ट और जियायू की फाइट देख रहा था, जिसे नोट करते हुए कहता है कि ये बीस्ट तो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इनका इंटेलिजेंस काफी ज्यादा कम है, इसलिए इन लोगों के पास प्लानिंग करने की ताकत नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियायू उन बीस्ट से फाइट करते करते थक चुकी थी, जो कि किन्नी भी नोट कर लेता है, इसलिए वो तेजी के साथ मूव करते हुए एक ही वार में उन तीनों बीस्ट को जान से मार देता है। जिसके बाद किन्नी ने उन तीनों बीस्ट के गोल्डन कोर्स भी निकालकर यहाँ पर जियायू को दे दिए थे। जियायू उनको लेकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। जिसके बाद किन्नी यहाँ पर जियायू को बताता है कि मैं अपने कल्टीवेशन लेवल के बोटल नेक पर पहुंच चुका हूँ, मुझे अब बस ब्रेक थ्रू करना होगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक सेफ टेंपल जैसी लोकेशन चाहिए, क्या उसमें तुम मेरी मदद कर सकती हो? जिस पर जियायू कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। साथ ही साथ वो यहाँ पर किन्नी से कहती है कि आपने मेरी जान बचाई, पास में ही मेरा गाँव है, अगर आप मेरे साथ मेरे गाँव चलेंगे तो मेरी फैमिली आपको देखकर काफी ज्यादा खुश होगी और मुझे पूरा यकीन है कि आपके आगे के सफर में मेरी फैमिली भी आपकी मदद करेगी। जिस पर किन्नी खुश होकर उसे अपना नाम लू जिंग बताता है। यहाँ इसके बाद हम देखते हैं कि जियायू किन्नी को लेकर अपने विलेज की तरफ रवाना
रवाना हो गई थी और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, किन्यू टेंपल ऑफ मिस्ट्री के दूसरे दरवाजे को ढूंढने के लिए डार्क रेल्म पहुंच गया था, जहां पर किन्यू देखता है कि वहां के मोस्टली प्लेनेट तो सुनसान पड़े थे, जबकि कुछ प्लेनेट्स पर अभी भी इंसान मौजूद है। साथ ही साथ किन्यू की नजर वहां डेजर्ट में 2 लोगों पर पड़ गई थी, जिसमें से लड़के का नाम मिस्टर जोंग था और लड़की का नाम जियायू था। जोंग यहाँ पर जियायू को मारने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उससे गोल्डन कोर को हासिल कर सके, लेकिन किन्यू बीच में आकर मिस्टर जोंग को जान से मार देता है। साथ ही साथ किन्यू ने जोंग की सारी मेमोरी भी ले ली थी, जिसकी वजह से उसे यहाँ डार्क रेल्म की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दूसरी तरफ जियायू किन्यू का शुक्रगुजार थी, इसलिए वो किन्यू से कहती है कि यही पास में मेरा गांव है, क्यों ना तुम आज मेरे साथ चलकर वहां पर आराम करो। किन्यू भी उसकी इस बात के लिए एग्री होकर उसके साथ रवाना हो जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जहां पर किन्यू और जियायू वापस अपने गांव आ चुके थे। यहाँ पर जियायू के एल्डर उसे जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं, क्या तुम कहाँ रह गई थी? इतनी देर हो गई, हमें तुम्हारा कुछ मालूम नहीं हो रहा था। जिस पर जियायू ने अपने गोल्डन कोर्स दिखाती है। ये देखकर तो उसके एल्डर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। साथ ही साथ जियायू के पेरेंट्स फ्लेक्स करना शुरू कर देते हैं कि हमारी बेटी तो हमारे पूरे गांव की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन चुकी है, क्योंकि वो अकेले ही इतने सारे बीस्ट को मारकर इतने ज्यादा गोल्डन कोर्स ले आई। दूसरी तरफ उसका ग्रैंडफादर यहाँ पर जियायू से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? मैंने पहले इसे कभी यहाँ पर नहीं देखा। जिस पर जियायू किन्यू के बारे में बताते हुए कहती है कि इनसे मिलो, इनका नाम है लूजिंग और ये एक बहुत ही माहिर एक्सपर्ट है, इन्होंने ही मेरी जान बचाई, वरना आज मैं जिंदा ना होती। जो सुनकर जियायू की फैमिली खुश होते हुए कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फ्यूचर में आपको हमसे कोई भी काम हुआ तो आप बेझिझक हमें बता सकते हैं, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। किन्यू यहाँ पर इन लोगों की मेहमान नवाजी देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियायू अभी भी किन्यू से कह रही थी कि अगर तुम्हें कोई काम हो तो तुम मुझसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी। किन्यू समझ चुका था कि इस गांव के लोग तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए वो जियायू से कहता है कि पहले तो तुम अपनी इंजरीज हील कर लो, उसके बाद हम तुम्हारे लोकल एल्डर्स से मिलने के लिए जाएंगे। जो सुनकर जियायू वहां से अपनी कल्टीवेशन करने के लिए रवाना हो गई थी ताकि वो खुद की इंजरीज को हील कर सके। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू खुश होता हुआ कहता है कि चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैंने उस लड़के मिस्टर जोंग की सारी मेमोरीज अब्सॉर्ब कर ली, जिसकी वजह से मुझे यहाँ डार्क स्टार रेल्म की कल्टीवेशन मेथड और यहाँ के एल्डर सिस्टम के बारे में मालूम हो चुका है। मुझे कोशिश करनी होगी कि इन लोगों को ये मालूम ना हो पाए कि मैं इमॉर्टल रेल्म से आया हुआ हूँ, वरना बिना वजह के मेरे यहाँ पर दुश्मन क्रिएट हो जाएंगे, जिसके लिए मुझे इन्हीं डार्क स्टार रेल्म की कल्टीवेशन मेथड को भी सीखना होगा। ये कहती हम देखते हैं कि किन्यू वापस से अपने जनरल रेल्म आ चुका था, क्योंकि वहाँ पर वक्त काफी ज्यादा स्लो गुजरता है। किन्यू आसानी के साथ यहाँ पर अपने गोल्डन आरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उस कल्टीवेशन मेथड को सीखना शुरू कर देता है, जो कि उसने ब्रदर जोंग की मेमोरी से हासिल किया था। इस कल्टीवेशन मेथड को सीखने के बाद कोई भी किन्यू की बॉडी को देखकर उसे पहचान नहीं पाएगा। किन्यू यहाँ पर जब ये सब कल्टीवेशन कर रहा था, तभी बाहर की तरफ हम देखते हैं कि गोल्डन सन विलेज के लोग यहाँ जियायू की फैमिली पर हमला करने के लिए पहुंच चुके थे। उनका एल्डर जियायू से कहता है कि तुमने हमारे विलेज के जोंग को जान से मार दिया, वो भी सिर्फ उसकी लूट को हासिल करने के लिए। जियायू भी गुस्सा होकर उन्हें बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, असल में वो मेरे गोल्डन कोर्स हासिल करना चाहता था और मैं इतनी बुरी तरीके से जख्मी हो चुकी थी, इसलिए हमें उसे मजबूरन मारना पड़ा। ये सुनकर सन विलेज का एल्डर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम झूठ कह रही हो, मिस्टर जोंग कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, तुम खुद की जान बचाने के लिए ये सब कह रही हो। वो लीडर यहाँ जियायू पर यकीन न करते हुए अपने एल्डर्स लेकर यहाँ इन लोगों पर हमला करने वाला था, तभी अचानक हम देखते हैं कि किन्यू यहाँ पर पहुंच जाता है, जो कि उस लीडर से कहता है कि जियायू बिल्कुल सच कह रही है और जोंग को मारने वाली जियायू नहीं बल्कि मैं हूँ। जो सुनकर तो सन विलेज का एल्डर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो गुस्से के साथ सवाल करता है कि आखिर तुम हो कौन? जिस पर किन्यू ने सिर्फ अपनी कल्टीवेशन लेवल को थोड़ा सा शो कर दिया था। यहाँ पर किन्यू की कल्टीवेशन लेवल को देखकर तो एल्डर घबराते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे मालूम नहीं था कि आप इतने हाई लेवल के एक्सपर्ट हो, लेकिन अब जब मैं जान चुका हूँ तो मैं इस बात पर भी यकीन करता हूँ कि आपने जो कुछ कहा है वो सच होगा। मुझे यकीन नहीं आता कि ब्रदर जोंग ने आखिर ये सब क्यों किया। यहाँ पर ये सारी बातें तो हो ही रही थी, तभी किन्यू को थोड़ा सा अजीब महसूस होता है, जिस पर उसने अपनी डोमेन चारों तरफ फैला दी थी और वो देखता है कि सन विलेज पर बहुत सारे बीस्ट हमला करने जा रहे हैं। जो देखकर किन्यू सन विलेज के लीडर से कहता है कि क्या यहाँ से आगे 100 मील दूर तुम्हारा सन विलेज मौजूद है? जिस पर वो लीडर हाँ में जवाब देता है। ये सुनते ही किन्यू ने उसे कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे विलेज पर हजारों बीस्ट हमला करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सन विलेज का एल्डर तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था। वो किन्यू से कहता है कि शायद तुम इस प्लेनेट पर नए हो, क्योंकि हमारे सन विलेज के लोग बचपन से यही काम करते आ रहे हैं, कुछ गोल्डन बीस्ट हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते, और वैसे भी वहाँ पर हमारे लोकल एल्डर भी मौजूद होंगे, अगर सिचुएशन खराब होने लगी तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। जिस पर जियायू भी किन्यू को बताती है कि हमारे लोकल एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल है, वो किंग लेवल के वॉरियर होते हैं, जिनके सामने ये गोल्डन बीस्ट तो कुछ भी नहीं। वो हमेशा से अपने आसपास के विलेज की हिफाजत करते रहे हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को घबराने की जरूरत होगी। किन्यू यहाँ पर जियायू की ये बात सुनकर कहता है कि हाँ तुमने ये सब कुछ तो सही कहा, लेकिन क्या होगा अगर एक गोल्डन बीस्ट कल्टीवेशन करके अपना लेवल ब्रेक थ्रू करके किंग लेवल से भी हाई एम्परर लेवल पर पहुंच जाए। जो सुनकर तो जियायू और वहाँ पर मौजूद सब लोग ही परेशान हो गए थे। जियायू कहती है कि आज से 10 लाख साल पहले ऐसा एक बार हुआ था, तब हमारे लोकल एल्डर उस बीस्ट को रोक नहीं पा रहे थे, इसलिए एल्डर्स की एक पूरी टीम को भेजा गया ताकि वो उस बीस्ट को जान से मार दे। किन्यू ये सब सुनने के बाद दोबारा से उस एल्डर की तरफ देखकर कहता है कि अब भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं। एल्डर किन्यू का ये सीरियस फेस देखकर फौरन अपने विलेज की तरफ देखता है, जहाँ उसे जानने को मिलता है कि हजारों गोल्डन एट्रिब्यूशन बीस्ट ने उसके विलेज पर हमला कर दिया और उनके साथ एक एम्परर लेवल का बीस्ट भी मौजूद है, जबकि सन विलेज के वॉरियर्स उन बीस्ट का सामना नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो एल्डर अपने विलेज को बचाने के लिए वहाँ पर पहुंच जाते हैं। जो देखकर उसकी फैमिली तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि सन विलेज के ये
है, जिसकी वजह से एल्डर की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे, जबकि दूसरी तरफ वो बीस्ट यहाँ पर खुश होते हुए कहता है कि तुम इंसान मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। आज के दिन हम लोग इस प्लेनेट पर मौजूद सारे इंसानों को खत्म कर देंगे, क्योंकि ये प्लेनेट सिर्फ हम बीस्ट को बिलोंग करता है। वो गार्डियन एल्डर भी अब तक समझ चुका था कि मैं अकेले इस एम्परर लेवल के बीस्ट का सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसने चुपके से अपने लिए इन्फोर्समेंट टीम मंगवा ली थी। जबकि साथ ही साथ वो उस बीस्ट से कहता है कि तुम बचने वाले नहीं हो, जल्दी यहाँ पर बाकी के एल्डर्स भी पहुंच जाएंगे। जिस पर वो गार्डियन लेवल का बीस्ट गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम इंसानों को क्या लगता है कि तुम लोग मिलकर मुझे हरा सकते हो? ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुम्हारे बाकी के एल्डर्स की यहाँ तक आने से पहले ही मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये कहती वो आगे बढ़ते हुए यहाँ गार्डियन एल्डर पर हमला करने जा रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर ही कोई उसे वहीं पर फ्रीज कर देता है। गार्डियन एल्डर को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब किसने किया। इवन कि वो एम्परर लेवल का बीस्ट जो अब तक इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था, उसकी भी सारी हवाएं निकल चुकी थी। वो समझ चुका था कि ये जिसने भी किया मैं उसे हरा नहीं सकता, इसलिए सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करना ही सबसे बेस्ट काम होगा। मैं अपने साथ-साथ इन सब लोगों को भी जान से मार दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि किन्यू भी ऊपर से ये सब देख रहा था। वो उस बीस्ट को ऐसा करने नहीं दे सकता, इसलिए वो एक दूसरा अटैक उस बीस्ट पर कर देता है। साथ ही साथ किन्यू अब यहाँ टेलीपोर्ट होकर उस गार्डियन एल्डर के सामने आ गया था, जहाँ वो गार्डियन एल्डर किन्यू को देखकर खुश होते हुए कहता है कि मेरा नाम है टोंग। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका क्या नाम है? क्योंकि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप तो वाकई में काफी कमाल के एक्सपर्ट हो। जिस पर किन्यू से बताता है कि मेरे तो बहुत सारे नाम है, लेकिन तुम मुझे मिटियोर कहकर पुकार सकते हो। यह मिटियोर नाम सुनने के बाद एल्डर टोंग यहाँ किन्यू से कहता है कि हमें जितना जल्दी हो सके इस एम्परर लेवल के बीस्ट को जान से मार देना चाहिए। अगर ये यहाँ से बच गया तो ये हमारे विलेज के लिए दोबारा नुकसानदेह होगा। जिस पर किन्यू कहता है कि हाँ, आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एम्परर लेवल का बीस्ट यहाँ इन लोगों को चकमा देकर वहाँ से भागने की कोशिश करना चाहता था, पर उस बेचारे को मालूम नहीं कि उसका सामना किससे हो रहा है। हम देखते हैं कि किन्यू काफी ज्यादा तेजी के साथ टेलीपोर्ट होकर उसके सामने आ गया था। साथ ही साथ वो अपनी एक लेजर बीम से उसे जान से मार देता है। किन्यू की ये ताकत देखकर तो एल्डर टोंग काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुके थे, जबकि बाकी के नॉर्मल बीस्ट भी अब घबरा चुके थे। उनके पास हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर हमला कर सके। साथ ही साथ इसी मौके पर वहाँ बाकी की रीइंफोर्समेंट टीम भी पहुंच गई थी, जिन्होंने आते साथ ही उन नॉर्मल बीस्ट पर हमला करना शुरू कर दिया था। उस रीइंफोर्समेंट टीम का कैप्टन यहाँ पर एल्डर टोंग के पास आकर उनसे कहता है कि अच्छा हुआ कि आपने इस बीस्ट को जान से मार दिया। मुझे तो लग रहा था कि हम लोगों को आने में देर हो गई, आप इस बीस्ट को रोक नहीं पाओगे। जिस पर एल्डर टोंग बताता है कि इस बीस्ट को मारने वाला मैं नहीं बल्कि ये एक्सपर्ट है, जिसका नाम मिटियोर है। एल्डर टोंग की ये बात सुनकर वो कैप्टन किन्यू का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे विलेज की जान बचा ली। आपके इस एहसान का बदला मैं जरूर चुकाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने साथियों को लेकर बाकी के बीस्ट के पीछे रवाना हो गया था, ताकि वो पहले उन लोगों को खत्म कर सके। दूसरी तरफ एल्डर टोंग यहाँ किन्यू को बताती है क्योंकि तुमने इस एम्परर लेवल के बीस्ट को मारा तो इसकी बॉडी काफी ज्यादा कीमती है, तुम इसे अपने पास रख लो, ये तुम्हारी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा काम आएगा। किन्यू भी उसे अपने स्टोरेज ड्रेन में रखते हुए वापस से ज़ियावियो के विलेज में आ चुका था। ज़ियावियो की फैमिली यहाँ पर गार्डियन एल्डर और किन्यू को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जबकि किन्यू वहाँ पर ज़ियावियो को अपने पास बुलाता है। साथ ही किन्यू ज़ियावियो से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट लाया हूँ। ये कहती है किन्यू ने उस एम्परर लेवल की बीस्ट की बॉडी को बाहर निकाल लिया था और वो उसके अंदर से गोल्डन कोर को निकालकर ज़ियावियो को दे देता है। सब लोग यहाँ पर काफी ज्यादा सरप्राइज थे कि आखिर किन्यू इतना महंगा गिफ्ट इस लड़की को कैसे दे सकता है, जबकि दूसरी तरफ ज़ियावियो भी शर्मा रही थी। किन्यू ज़ियावियो से कहता है कि तुम मुझे टैलेंटेड इंसान लगती हो, इसलिए मैं ये गिफ्ट तुम्हें दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम इसका इस्तेमाल करके खुद की कल्टीवेशन को और ज्यादा अच्छे से बढ़ाओगी। साथ ही साथ किन्यू यहाँ पर एल्डर टोंग से कहता है कि इस बीस्ट की बॉडी मैं आपको दे दूंगा, जिसका इस्तेमाल करके आप वेपन्स बना सकते हो, लेकिन क्या आप उसके लिए मुझे हॉल ऑफ एल्डर ऑर्गेनाइजेशन तक लेकर जा सकते हो? जिस पर एल्डर टोंग खुशी-खुशी मान चुके थे। इसके बाद वो किन्यू को लेकर यहाँ उस हॉल तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आने का किन्यू का मकसद एल्डर टोंग को तो नहीं मालूम था, लेकिन किन्यू ने चूंकि ब्रदर टोंग की मेमोरीज हासिल कर ली थी, इसलिए किन्यू जानता था कि अगर मुझे टेंपल ऑफ मिस्ट्री के अंदर दाखिल होना है तो उसके लिए मुझे एक आइडेंटिफिकेशन डायमंड की जरूरत पड़ेगी, जो कि मुझे सिर्फ यहीं से मिल सकता है। ये डायमंड बेसिकली डार्क स्टार रेल्म के लोगों को ही दिया जाता है ताकि वो उनकी आइडेंटिफिकेशन को प्रूव कर सके, लेकिन किन्यू तो डार्क स्टार रेल्म से बिलोंग नहीं करता, इसलिए उसके पास ये आइडेंटिफिकेशन डायमंड भी नहीं था, जिसके बारे में किन्यू एल्डर टोंग से यहाँ पर बात करता है। एल्डर टोंग किन्यू से कहता है कि क्या तुम्हें सच में वो डायमंड अभी तक नहीं मिला? ये काफी ज्यादा अजीब बात है, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट होगा, जिसके बाद तुम्हें तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन डायमंड मिल जाएगा। किन्यू इस टेस्ट के मकसद के बारे में पूछता है, जिस पर एल्डर टोंग बताता है कि ये मकसद बस सिर्फ इसीलिए है ताकि तुम्हारी पहचान हो सके कि क्या सच में तुम डार्क स्टार रेल्म से हो, क्योंकि तुम्हें तो अच्छे से मालूम होगा यहाँ पर ग्रेविटेशन पुल ज्यादा है, इसलिए दूसरे रेल्म के लोग यहाँ पर कल्टीवेशन करने पहुंच जाते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। किन्यू ने चूंकि अब इस डार्क स्टार रेल्म की कल्टीवेशन मेथड्स को सीख लिया है, इसलिए उसे खुद पर पूरा यकीन था। वो एल्डर टोंग से कहता है ठीक है, मैं इस टेस्ट के लिए तैयार हूँ। एल्डर टोंग भी अपने पास से क्रिस्टल निकालकर यहाँ किन्यू का टेस्ट शुरू कर देते हैं। इस टेस्ट की मदद से किन्यू की स्ट्रेंथ के बारे में मालूम होगा, साथ ही साथ ये भी मालूम होगा कि किन्यू किस रेल्म से बिलोंग करता है। किन्यू की ये टेस्ट परफॉर्म करते वक्त उसे अंदर ही अंदर थोड़ी सी घबराहट भी फील हो रही थी, वो डर रहा था कि कहीं इन लोगों को सब कुछ मालूम ना हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस क्रिस्टल के अंदर से अचानक ही बहुत ही ज्यादा एनर्जी ने निकलना शुरू कर दिया था, जो देखकर एल्डर टोंग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, जिस पर किन्यू भी घबराकर उनसे सवाल करता है कि क्यों, क्या हुआ, क्या कुछ गलत है? जिस पर एल्डर टोंग कहते हैं कि नहीं, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारा पावर लेवल क्या है। जिस पर किन्यू से बताता है कि शायद मैं एम्परर लेवल की पीक पर पहुंच चुका हूँ। ये जानकर तो एल्डर टोंग काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो किन्यू को बताते हैं कि पिछले हजारों साल से यहाँ पर कोई भी इस लेवल को अचीव नहीं कर पाया, तुम वाकई में एक बहुत बड़े जीनियस एक्सपर्ट हो। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम जैसे महान इंसान से मेरा सामना हो रहा है। मैं तुम्हारा दोस्त बनकर बहुत ज्यादा खुश हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत ही किस्मत की बात है। किन्यू यहाँ पर
पहुंच चुका था। वो किन्यू को अपने सामने देखकर कहता है कि अब जब मुझे मालूम हो चुका है कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो तो तुम्हारे सामने मैं अपना मास्क हटा सकता हूँ। ये कहने के बाद कैप्टन ने किन्यू से बातें करना शुरू कर दी थी। वो किन्यू से कहता है कि आखिर तुम टेंपल ऑफ मिस्ट्री क्यों जाना चाहते हो? क्या तुम जानते नहीं कि वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है? इवन मेरी पावर्स इतनी ज्यादा है फिर भी मैं वहाँ जाने की कोशिश नहीं करता। वहाँ तक जाने से पहले तो तुम्हें होली स्टार के एग्जाम भी पास करने होंगे, जो कहना भी कोई आसान काम नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू तो इन सब के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। वो हर कीमत पर टेंपल ऑफ मिस्ट्री जाना चाहता है, उसे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर कैप्टन किन्यू को बताता है कि वैसे मैं एक बात बताना भूल गया, हमें खबर मिली है कि यहाँ पर कुछ और बीस भी हमला करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए हम कल यहाँ से रवाना होंगे। उनका बस ये कहना ही था, तभी अचानक वहाँ का मौसम खराब होना शुरू हो जाता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और हाई लेवल के बीस पहुंच चुके थे, जिन्हें देखकर किन्यू कैप्टन से कहता है चलो फिर इन्हें मिलकर खत्म किया जाए। और ये कहती है वो उन बीस पर हमला करना शुरू कर देती है। एक छोटी सी फाइट के बाद हम देखते हैं कि वो बीस तो यहाँ से डर के मारे भाग गए थे, यानी कि अब इन लोगों का काम यहाँ पर खत्म हो चुका है। इसलिए नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किन्यू वापस से एल्डर टोंग और यहाँ जियाओ यू से मिलने के लिए आ चुका था। यहाँ एल्डर टोंग किन्यू को एक मैसेज और भी देते हैं। वो उससे कहते हैं अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़ी तो तुम इसके जरिए मुझे मैसेज पहुंचा सकते हो। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जियाओ यू भी आखिरी बार किन्यू का शुक्रिया अदा करके उसे अलविदा कह देती है, जिसके बाद किन्यू कैप्टन के साथ होली स्टार की तरफ रवाना हो चुका था। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। किन्यू को एल्डर टोंग की मदद से आइडेंटिफिकेशन डायमंड मिल चुका था, जिसके बाद किन्यू को होली स्टार आकर कुछ ट्रायल्स को पास करना होगा और ऐसा करके ही वो टेंपल ऑफ मिस्ट्री में जा सकता है। साथ ही साथ एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि किन्यू को यहाँ होली प्लेनेट पर लाने के लिए कैप्टन उसके साथ रवाना हो चुके थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जहाँ कैप्टन अपने साथ किन्यू को लेकर आखिरकार होली प्लेनेट पहुंच चुके थे। साथ ही साथ कैप्टन यहाँ पर किन्यू को गाइड करना शुरू कर देते हैं। वो किन्यू को बताते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट अपने ट्रायल्स को पूरा करने के लिए आते हैं। इन ट्रायल्स को भी कल्टीवेटर्स के हिसाब से ही बनाया गया है। 3 लेवल के कल्टीवेटर्स के लिए 3 लेवल के ट्रायल्स बनाए गए हैं, जबकि तुम तो एक एम्परर लेवल के वॉरियर हो, इसलिए तुम्हें एम्परर ट्रायल्स ही देने होंगे। तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन वही डायमंड प्रूफ करेगा। कैप्टन ये सब किन्यू को बता रहे थे। किन्यू भी उनकी बातें गौर से सुन रहा था। तभी अचानक यहाँ कैप्टन के पास एक अर्जेंट टास्क आ गया था, जिसे लेकर कैप्टन परेशान हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ किन्यू उनसे कहता है कि अगर ये टास्क बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो आपको चले जाना चाहिए, मेरी फिक्र ना करें, मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ, लेकिन अगर हो सके तो मुझे यहाँ का एक मैप दे देना, इससे मेरा काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। कैप्टन भी ये सुनकर बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू वहाँ से टेम्पररी लेवल के रेस्टोरेंट हॉल में पहुंच चुका था। यहाँ अंदर आते साथ ही वहाँ पर मौजूद लोगों ने किन्यू की पावर को महसूस कर लिया था। वो लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि हमें मालूम नहीं था कि इतना ज्यादा पावरफुल वॉरियर भी यहाँ पर आ सकता है। दूसरी तरफ उस रेस्टोरेंट का ओनर फौरन से यहाँ भागता हुआ किन्यू के पास आ गया था। पहले तो वो किन्यू से खुद का इंट्रोडक्शन करवाता है, साथ ही साथ वो किन्यू का नाम भी पूछता है। किन्यू उस ओनर को अपना नाम बताते हुए साथ ही साथ बताता है कि मैं यहाँ पर अपने ट्रायल एग्जाम को देने के लिए आया हूँ, जिस पर वो ओनर किन्यू से पूछता है कि ये बताए कि आपका कौन सा अटेम्प्ट होगा, जिस पर किन्यू ने बताता है कि मेरा यहाँ पर ये आने का फर्स्ट टाइम है, मैं इससे पहले कभी भी ट्रायल एग्जाम देने के लिए नहीं आया। जिस बात ने उस ओनर और वहाँ पर मौजूद लोगों को काफी ज्यादा हैरान कर दिया था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी यहाँ पर पहले कभी नहीं आया। जबकि दूसरी तरफ ओनर यहाँ पर किन्यू से उसका आइडेंटिफिकेशन डायमंड मांगकर उसकी आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई करता है। किन्यू की आइडेंटिफिकेशन प्रूफ होने के बाद वो किन्यू को टेलीपोर्ट करके एक डार्क स्टार पर भेज देते हैं, जहाँ का ग्रेविटेशन पुल बहुत ही ज्यादा हाई था। किन्यू को इस वजह से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक वॉरियर भी बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था, जो कि किन्यू से कहता है कि शायद तुम यहाँ पर पहली दफा आए हो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि यहाँ पर तुम खड़े नहीं हो सकते। अगर तुमने खड़े होने की कोशिश की तो तुम्हारी सारी हड्डियां टूट जाएंगी। मुझे देखो, मैं यहाँ पर पिछले कई सालों से बैठकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि मेरी बॉडी इतनी मजबूत हो जाए मैं इस ग्रेविटेशन पुल को संभाल पाऊँ। किन्यू उस वॉरियर की ये बातें सुनने के बाद उसका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गया था। यूं ही कल्टीवेशन करते करते उसे पूरा 1 साल गुजर जाता है। अब तक किन्यू की बॉडी काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, वो इस ग्रेविटी को झेलने के काबिल हो चुका था, इसलिए वो अपनी जगह पर खड़ा होकर धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। जो देखकर वो वॉरियर हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर तुम ये कैसे कर पा रही हो, मैं कई सालों से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मैं ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पाता, तुम आखिर हो क्या? किन्यू उसे इस बात पर कोई जवाब नहीं देता। साथ ही साथ वो उसे कहता है कि मैं इस प्लेनेट की गहराई में जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। जिस पर वो वॉरियर कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ज्यादा देर तक चलने के काबिल नहीं हूँ, अगर मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो मेरी सारी हड्डियां टूट जाएंगी। ये कहने के बाद वो वॉरियर दोबारा से अपनी जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू धीरे धीरे करके उस प्लेनेट में आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, जहाँ चलते हुए किन्यू अपने मन में सोचता है कि वैसे मैं ये तो नहीं जानता कि आखिर मुझे किस तरफ चलना चाहिए, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मुझे जिधर तक पहुंचना है वहाँ की ग्रेविटेशन पुल इससे भी ज्यादा हाई होगी। ये बात सोचते हुए किन्यू ने फौरन से उस प्लेनेट को स्कैन करना शुरू कर दिया था, जिस तरह से किन्यू को मालूम हो जाएगा कि किस तरफ ग्रेविटेशन पुल जा रहा है। ये पता चलने के बाद किन्यू ने भी उसी डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर दिया था, जहाँ एक पॉइंट पर आने के बाद किन्यू देखता है कि उसके सामने की जगह की ग्रेविटेशन पुल तो बहुत ही ज्यादा हाई है, लेकिन वो जगह खाई के अंदर थी। ग्रेविटेशन पुल ज्यादा हो जाने की वजह से किन्यू उड़ नहीं सकता, इसलिए वो धीरे धीरे करके उस खाई में उतरना शुरू कर देता है, जो काम
एनर्जी मुझसे मिलती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीक हो चुका हूँ, इसलिए वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं। मुझे किसी और की मदद लेनी चाहिए। ये सोचते हुए किन्यू वहाँ पर मास्टर वुलान को समन कर लेता है। जिनके आते साथ ही किन्यू उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि मास्टर क्या आप बता सकते हो कि ये सामने आखिर है क्या? जिस पर वो बताते हैं कि ये हेवनली वाटर पाउंड है, जिसे कूल लिक्विड एनर्जी से बनाया गया। ये बहुत ही ज्यादा कीमती और रेयर है। मैं आज से कई सौ साल पहले जब गोल्ड रेल में था तब मैंने देखा था कि मिस्टिक टेंपल के ओनर इसका इस्तेमाल करते थे अपने वेपन्स को रिफाइन करने के लिए। यहाँ पर मास्टर वुलान की ये बातें सुनकर किन्यू उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि आप टेंपल ऑफ मिस्ट्री के ओनर को जानते थे? वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे। जिस पर मास्टर वुलान कहता है कि हाँ मैं उन्हें जानता था, साथ ही साथ मैं तुम्हारे अंकल जियांगलिन को भी जानता था। और लड़के मैं ये बात तुम्हें दावे के साथ बता सकता हूँ कि टेंपल ऑफ मिस्ट्री का ओनर तुम्हारे अंकल जियांगलिन जितना पावरफुल नहीं था। अगर उन दोनों का सामना हो जाए तो यकीनन टेंपल ऑफ मिस्ट्री का एम्परर जरूर हारेगा। ये सुनकर किन्यू थोड़ा सा एक्साइटेड होकर कहता है कि एक दिन मैं भी अंकल जियांगलिन जितना पावरफुल होऊंगा ताकि मैं जियांगलिन से मिल सकूं। साथ ही साथ किन्यू यहाँ पर मास्टर वुलान से कहता है कि मास्टर वुलान आपने जिस वाटर एलिमेंट के बारे में बताया क्या हम उसे हासिल कर सकते हैं? जिस पर मास्टर वुलान बताता है कि वाटर एलिमेंट बहुत ही ज्यादा कोल्ड होता है, जिसे हम किसी नॉर्मल स्टोरेज रिंग में तो नहीं रख सकते। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अपने हाथों का इस्तेमाल करके उसे हेवनली वाटर पाउंड से बाहर निकालना होगा। ये कहने के बाद मास्टर वुलान उड़कर उस पाउंड के करीब पहुंच गए थे, जिन्हें देखकर किन्यू अपने मन में कहता है कि मास्टर वुलान तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर नॉर्मली चल भी बड़ी मुश्किल से सकता हूँ, जबकि वो यहाँ पर उड़ पा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब मास्टर वुलान अपना हाथ डालकर उस हेवनली पाउंड में से आर्टिफैक्ट निकालने की कोशिश करते हैं तो उनके हाथ में जमना शुरू कर दिया था। जिस पर वो हार मानते हुए किन्यू को बताते हैं कि इस हेवनली पाउंड की एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई है, मेरी बॉडी भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अगर मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वाटर एलिमेंट का वो आर्टिफैक्ट भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस पाउंड के नीचे और कुछ मिस्टीरियस चीजें हो सकती है, लेकिन अभी के लिए हम लोग इतने पावरफुल नहीं कि उसे हासिल कर सके। मुझे लगता है कि इस पाउंड के नीचे मौजूद जितने भी आर्टिफैक्ट होंगे वो तुम्हारे जियांगलिन रेलम जितने पावरफुल तो वैसे भी नहीं हो सकते, इसलिए तुम्हें उनके लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर किन्यू काफी ज्यादा हैरान हो गया था, लेकिन मास्टर वुलान बताते हैं कि शायद तुम अपने जियांगलिन रेलम की रियल पावर के बारे में नहीं जानते। ये आर्टिफैक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस आर्टिफैक्ट को अगर तुम सही से इस्तेमाल करना सीख जाओ तो शायद तुम्हें दूसरे किसी आर्टिफैक्ट की जरूरत भी ना पड़े। ये सारी बातें किन्यू को बताने के बाद मास्टर वुलान उसे कहते हैं कि इस जगह का प्रेशर और ग्रेविटी काफी ज्यादा हाई है। अगर तुम यहाँ पर कल्टीवेशन प्रैक्टिस करो तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। तुम नॉर्मल एम्परर से काफी ज्यादा तेजी के साथ कल्टीवेट करके आगे बढ़ सकते हो। मुझे लगता है कि तुम ड्रैगन एम्परर को भी पीछे छोड़ दोगे। जो सुनकर किन्यू अपने मन में कहता है कि अभी के लिए इमॉर्टल वर्ल्ड में ऐसा कोई भी नहीं जो कि मेरा मुकाबला कर पाए। मैं यहाँ पर रुककर कल्टीवेशन करते हुए खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ ताकि मैं गोल्ड रेल में जा सकूँ, क्योंकि जियांगलिन वहाँ पर मेरा इंतजार कर रही होगी। ये कहने के बाद मास्टर वुलान तो वापस से जियांगलिन आर्टिफैक्ट चले गए थे, जबकि दूसरी तरफ किन्यू वहीं पर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस शुरू कर देता है। जिसके दौरान शुरू में हम देखते हैं कि किन्यू ने धीरे धीरे करके चलना शुरू कर दिया था और यूं ही वक्त गुजरते साथ साथ वो भागना भी शुरू कर देता है। यहाँ पर किन्यू को कुछ ही सालों की प्रैक्टिस के बाद भागता हुआ देखकर वो वॉरियर हैरान होते हुए कहता है कि ये लड़का आखिर भाग कैसे पा रहा है? इतनी सालों की मुश्किल कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने के बाद मैं मुश्किल से यहाँ चल पा रहा हूँ। ये लड़का कोई इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। किन्यू धीरे धीरे करके अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस को पहले से मुश्किल बनाता जा रहा था ताकि वो इस ग्रेविटेशनल पुल में खुद को और ज्यादा ताकतवर कर सके। साथ ही साथ किन्यू वहीं पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठकर अपने मीटियोर स्टोन से खुद को हील भी करता जा रहा था। ऐसा कहते हुए अचानक से किन्यू की मीटियोर स्टोन का सेकंड लेवल एक्टिवेट हो जाता है, जिसके साथ ही साथ किन्यू को अपने कानों में किसी की आवाज सुनाई देती है। वो एक लड़की की आवाज थी जिसका नाम ज़ू कियूनी था। वो यहाँ पर किन्यू से कहती है कि आज तक मैंने खुद के लिए कोई भी डेसिबल नहीं रखा, लेकिन तुम मेरे डेसिबल बनने के काबिल हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने डेसिबल के तौर पर चूज करती हूँ। किन्यू ये सारी बातें सुन रहा था, साथ ही साथ वो वहीं पर बैठकर कल्टीवेट भी करता है, क्योंकि वो अपना ध्यान नहीं तोड़ सकता। अब चूंकि यहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए कई साल गुजर चुके थे, इसलिए जियांगलिन रेल में मौजूद सेबल मास्टर वुलान से कहता है कि आखिर किन्यू को हो क्या गया है। मैं उसे वॉइस ट्रांसमिशन भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कोई जवाब ही नहीं देता। जिस पर मास्टर वुलान उसे बताते हैं कि किन्यू अपनी डीप कल्टीवेशन में पहुंच चुका है। मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल तक तुम्हें किन्यू को परेशान करना चाहिए। जिस पर सेबल भी उसकी बात समझ गया था। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरे 10 साल गुजर चुके थे। किन्यू कल्टीवेशन करके आखिरकार होश में आ चुका था। यहाँ सबसे पहले किन्यू कहता है कि आखिर वो लड़की कौन थी जिसकी आवाज मेरे कानों में आई थी। किन्यू को उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन साथ ही साथ किन्यू महसूस करता है कि वो पहले से 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। किन्यू को इस बात की काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि किन्यू की एक उंगली का अटैक अब हेवनली स्वॉर्ड के अटैक से ज्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि किन्यू अब यहाँ पर हवा में भी उड़ पा रहा था। इसके बाद किन्यू टेलीपोर्ट होकर अपने जियांगलिन रेलम चला जाता है ताकि वो अपने भाइयों से मुलाकात कर सके। यहाँ इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेबल और हॉफी इतने सालों बाद अपने भाई से मिलकर काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। साथ ही साथ वो लोग ये बात अच्छे से जानते थे कि किन्यू कल्टीवेट करके अब पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, लेकिन वो भी जानना चाहते थे कि आखिर कितना ज्यादा ताकतवर। इसलिए हम देखते हैं कि सेबल और हॉफी दोनों मिलकर किन्यू पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किन्यू की रफ्तार बहुत ही तेज थी। वो आसानी के साथ इन लोगों के अटैक्स को डॉज कर लेता है। साथ ही साथ किन्यू यहाँ पर इन लोगों को सरप्राइज करते हुए हॉफी के स्टिक अटैक्स को यूज करना शुरू कर देता है, जो देखकर हॉफी हैरान होते हुए कहता है कि ब्रदर तुम ये कैसे कर पा रहे हो? किन्यू इन दोनों को बताता है कि मैंने अपनी कल्टीवेशन के दौरान स्पेस लैब पर काफी ज्यादा महारत हासिल कर ली, इसलिए मैं पूरे यूनिवर्स की हर टेक्निक को अच्छे से परफॉर्म करना सीख रहा हूँ। हॉफी यहाँ पर किन्यू की इन पावरफुल स्टिक अटैक्स को देखकर कहता है कि ब्रदर मुझे नहीं लगता कि हमारे एप एम्परर भी इतने सारा पावरफुल अटैक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तुमने वाकई में पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों एक जगह पर बैठकर चाय पी रहे थे, जहाँ किन्यू अपने भाइयों को बताता है कि याद है लास्ट टाइम जब हम डीमन एम्परर से फाइट करते थे तो वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके खुद की स्पीड को बढ़ा देता था, लेकिन अब चूंकि मैंने स्पेस लैब पर अच्छे से महारत हासिल कर ली तो मुझे लगता है कि मैं उसकी स्पीड को स्लो कर सकता हूँ। अगर अगली बार हमारा सामना उससे हो जाए तो यकीनन हम उसे हरा देंगे। जो जानकर हॉफी और
है। साथ ही किन्यू अपने भाइयों को ये भी बताता है क्योंकि मैंने स्पेस लॉ पर महारत हासिल कर ली इसलिए मुझे लगता है कि मैं जियांगलिन आर्टिफैक्ट के सेकंड फ्लोर को भी ओपन कर सकता हूँ। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जहाँ किन्यू जियांगलिन आर्टिफैक्ट में बैठकर ध्यान लगा रहा था और थोड़ी देर बाद वो टेलीपोर्ट होकर अचानक अपनी जगह से गायब हो जाता है, जो देखकर किन्यू के दोनों भाई काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। पर असल में किन्यू टेलीपोर्ट होकर सेकंड फ्लोर में आ चुका था, जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ। इसीलिए किन्यू से मिलने के लिए वहाँ पर अंकल जियांगलिन भी आ चुके थे, जिनसे मिलकर किन्यू काफी ज्यादा खुश हो गया था। मास्टर लैन भी किन्यू को कांग्रेचुलेशन कहते हैं क्योंकि उसने जियांगलिन आर्टिफैक्ट के सेकंड फ्लोर को अनलॉक कर लिया। किन्यू अभी तक इस आर्टिफैक्ट के फुल पोटेंशियल के बारे में नहीं जानता, लेकिन उसके हर फ्लोर के साथ ही किन्यू की ताकत भी बढ़ती चली जाएगी। किन्यू मास्टर जियांगलिन को यहाँ पर देखकर अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो उनसे पूछता है कि क्या आप सच में यहीं पर हो या फिर ये सिर्फ मेरा वहम है। जिस पर मास्टर लैन किन्यू से कहते हैं कि तुम तो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, क्यों ना तुम मुझ पर हमला करके खुद ही चेक कर लो। जो सुनने के बाद हम देखते हैं कि किन्यू ने यहाँ मास्टर जियांगलिन पर हमला करना शुरू कर दिया था। किन्यू की रफ्तार बेशक ही तेज थी, लेकिन वो अंकल जियांगलिन का मुकाबला नहीं कर सकता। वो यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ किन्यू को हरा देते हैं, जिस पर किन्यू को एक बात तो समझ आ गई थी कि अंकल लियांग यहाँ पर है, जबकि अंकल लियांग उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि किन्यू तुम तो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। किन्यू को इस तारीफ में कुछ ज्यादा मजा नहीं आता। वो कहता है कि अंकल मैं चाहे जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो जाऊं, मैं तो आपके सिर्फ एक अटैक का भी मुकाबला नहीं कर सकता। जिस पर अंकल जियांगलिन किन्यू को बताते हैं क्योंकि तुम एक इंसान हो और हम लोग गोल्ड रैंक से बिलोंग करते हैं, अब तो तुम्हें मालूम हो चुका होगा कि हम लोगों के पावर लेवल का डिफरेंस क्या है। पर मुझे लगता है कि तुम अब इमॉर्टल लेवल के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन चुके हो और जल्द ही तुम्हें गोल्ड रैंक में भेज दिया जाएगा। किन्यू तो गोल्ड रैंक तक जाने के लिए पहले से ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड था ताकि वो वहां पर जाकर जियांगली से मिल सके। मास्टर लैन भी इस बात को अच्छे से जानते थे, इसलिए वो किन्यू को बताते हैं कि जियांगली बिल्कुल ठीक है। वो लगातार मेहनत करते हुए खुद की कल्टीवेशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है, बस अपने फैमिली ऑर्डर्स की वजह से वो गोल्ड रैंक को छोड़कर बाहर नहीं आ सकती, इसलिए मजबूरन उसे वहीं पर रहना होगा। साथ ही साथ वो यहाँ पर जाने से पहले किन्यू से कहती है कि अगर तुमने जियांगलिन आर्टिफैक्ट का थर्ड फ्लोर हासिल कर लिया तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं कुछ न कुछ करके तुम्हारी उससे मुलाकात जरूर करवाऊंगा। ये कहने के बाद मास्टर जियांगलिन वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर देखते हैं कि किन्यू के भाई काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। उन लोगों को फिक्र हो रही थी कि किन्यू किसी मुश्किल में ना फंस गया हो। वो अचानक से गायब हो गया और इतने हफ्ते हो गए वो वापस तक नहीं आया, जबकि वो तीनों बीच आराम से चाय एंजॉय करते हुए इनको बताते हैं कि शांत हो जाओ, किन्यू सेफ रहेगा, उससे ज्यादा ताकतवर यहाँ पर कोई भी नहीं, उसे कोई परेशानी नहीं होने वाली। और वैसे भी हमें लगता है कि वो यहीं पर जियांगलिन आर्टिफैक्ट में ही कहीं पर होगा, ये जगह बहुत ही ज्यादा सेफ है। यहाँ पर ये लोग अभी इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक किन्यू भी वहाँ पर पीछे से आ जाता है, जिसे देखकर हॉफी तो काफी ज्यादा खुश हो गया था। किन्यू यहाँ पर इन सब लोगों को बताता है कि मैंने जियांगलिन आर्टिफैक्ट के सेकंड लेवल को अनलॉक कर लिया, जहाँ पर वक्त 100 गुना स्लो गुजरता है। यानी कि अगर वहाँ पर कोई 1 साल के लिए भी कल्टीवेशन करे तो बाहर के 100 साल गुजर गए होंगे। ये उसके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। 100 साल की कल्टीवेशन वो भी 1 साल में हासिल करना, इससे ज्यादा बेहतर चीज क्या हो सकती है। ये सुनकर तो वो तीनों बीच काफी ज्यादा खुश हो गए थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ किन्यू मास्टर वुलान से बातें कर रहा था। मास्टर वुलान किन्यू से कहता है कि आखिर तुम्हें डार्क गोल्डन बॉडी कब मिल गई, जिस पर किन्यू बताता है कि जब मैं बाहर होली प्लेनेट पर कल्टीवेशन कर रहा था तब मेरे कान में किसी लड़की की आवाज आई थी, जिसने मुझे अपना डेसिबल बना लिया था। साथ ही साथ तभी से मुझे ये गोल्डन बॉडी मिल चुकी है। इसके बाद मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा हूँ। मास्टर वुलान ये सुनकर किन्यू की कामयाबी से काफी ज्यादा खुश थे। इसके बाद किन्यू को अपने ट्रायल्स को भी तो कंप्लीट करना था, इसलिए वो होली स्टार पर दोबारा से बाहर आ जाता है, जहाँ इस बार किन्यू के पास गोल्डन बॉडी की पावर्स थी। वो सोचता है क्यों ना मैं इस लिक्विड एसेंस को अपने स्टोरेज स्पेस में रख लूं, क्योंकि फ्यूचर में मैं इसका इस्तेमाल वेपन रिफाइनिंग के लिए कर सकता हूँ। ये बात सोचते हुए किन्यू ने सारे के सारे वाटर एसेंस को अपने जियांगलिन आर्टिफैक्ट के सेकंड फ्लोर में स्टोर कर लिया था। पर साथ ही साथ किन्यू नोट करता है कि वहाँ का टेम्परेचर अब भी ठीक नहीं हो रहा। ये सब शायद वहाँ पर मौजूद एक गोल्डन आर्टिफैक्ट की वजह से हो रहा था। किन्यू ने इस गोल्डन आर्टिफैक्ट को भी अपने जियांगलिन स्पेस में रख लिया था, जिसके बाद वो वहाँ जाकर इस आर्टिफैक्ट को ओपन करने की कोशिश करता है। पर इस गोल्डन आर्टिफैक्ट के बारे में किन्यू के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। साथ ही साथ ये गोल्डन आर्टिफैक्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो कि किन्यू के सोल को फ्रीज कर सकता है। इसलिए किन्यू ज्यादा रिस्क ना लेते हुए अपने ट्रायल को कंप्लीट करके वहाँ से बाहर उसी रेस्टोरेंट में आ गया था, जहाँ के लोग किन्यू को बाहर आता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वहाँ का ओनर फौरन से किन्यू के पास आकर उनसे कहता है कि आपने इस ट्रायल के अंदर 3000 साल गुजार दिए, ये तो एक 15 स्टार एम्परर लेवल का वॉरियर ही कर सकता है, इसलिए आप इसके लिए क्वालिफाई हो चुके हो। वो किन्यू को 15 स्टार एम्परर लेवल का टोकन दे देता है, जबकि साथ ही साथ उसके पास किन्यू के लिए एक मोनार्च का मैसेज भी था, जिनको मालूम हो चुका था कि किन्यू
को। ये सुनकर वो दोनों मुनाश थोड़ी देर के लिए हैरान हो गए थे। उन्हें अपने भाई के मरने का काफी ज्यादा अफसोस भी हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो कहते हैं क्योंकि तुम हमारे भाई के सक्सेसर हो इसलिए हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। जो सुनकर किन्यू उनका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर ये तीनों मुनाश मिलकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक पास टोकन को क्रिएट कर रहे थे। वो लोग ये पास टोकन किन्यू को देते हुए बताते हैं कि तुम इसका इस्तेमाल करके 3 से 4 दफा टेंपल ऑफ मिस्ट्री के अंदर जा सकते हो। जो सुनकर तो किन्यू काफी ज्यादा खुश हो गया था। इसके बाद वो कैप्टन से अलविदा लेते हुए फौरन से टेंपल ऑफ मिस्ट्री की तरफ रवाना हो गया था। यहाँ दरवाजे के पास पहुंचने के बाद एक बार फिर से एल्डर उसके सामने आकर कहता है कि किन्यू तो तुम दोबारा से यहाँ पर आ गए, क्या तुम दोबारा से इस सील को तोड़ने की कोशिश करना चाहते हो? जिस पर किन्यू कहता है कि नहीं, इस बार मेरे पास पासिंग टोकन है, मैं उसका इस्तेमाल करके अंदर जाऊंगा। जो सुनकर एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, पर साथ ही साथ उन्हें किन्यू के लिए काफी ज्यादा खुशी भी हो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू उसी टोकन का इस्तेमाल करते हुए सील को अनलॉक कर लेता है और साथ ही साथ हम देखते हैं कि किन्यू पहली दफा यहाँ टेंपल ऑफ मिस्ट्री में एंटर हो गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर किन्यू को रास्ता मिलना तो मुश्किल था, लेकिन किन्यू के पास चूंकि मिस्टिक स्क्रोल है, वो इसका इस्तेमाल करते हुए खुद के लिए रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है। आगे की तरफ जाते हुए किन्यू एक बड़े से दरवाजे के सामने पहुंच गया था, जहाँ पर मास्टर गुलाम की आवाज किन्यू को सुनाई देती है। वो किन्यू को बताते हैं कि कभी मैं भी इस हाल में कैद हुआ करता था, यहाँ पर मेरे अलावा और भी बहुत सारे बीस्ट कैद हैं। पिछली दफा मुझे मास्टर नियंग ने यहाँ से बचा लिया था, क्या तुम मुझे फेवर करके यहाँ पर बाकी के बीस्ट को भी बचा सकते हो? जो सुनकर किन्यू उस दरवाजे को खोलते हुए अपनी जियांगलिन स्टोरेज स्पेस का इस्तेमाल करता है, जिसमें उसने वहाँ पर मौजूद सारे बीस्ट को कैद कर लिया था। वो यहाँ पर मास्टर गुलाम को बताता है कि मैंने उन सारे बीस्ट को अपने पास रख लिया है, यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं वादा करता हूँ कि मैं उन्हें आजाद कर दूंगा। इसके बाद किन्यू ने टेंपल ऑफ मिस्ट्री में आगे की तरफ जाना शुरू कर दिया था, जहाँ वो एक एनर्जी से बनी हुई दीवार तक पहुंच जाता है। उस दीवार पर लिखा हुआ था कि यहाँ के सारे आर्टिफैक्ट तुम्हारे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि तुम यहाँ से कितने लेकर जा सकते हो। जो सुनकर किन्यू को काफी ज्यादा हैरानगी हो रही थी कि इसने अपने आर्टिफैक्ट्स को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया, यानी कि मैं जितने लेकर जाना चाहूँ लेकर जा सकता हूँ। ये बात काफी ज्यादा अजीब है। और साथ ही हम देखते हैं कि किन्यू जैसे उन आर्टिफैक्ट को छूने की कोशिश करता है, वो गायब होकर दूसरी तरफ टेलीपोर्ट हो जाते थे, यानी कि किन्यू चाहकर भी उन्हें यहाँ से नहीं लेकर जा सकता। किन्यू समझ गया था कि ये कोई ना कोई चाल है, इसलिए किन्यू अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल